Okay, guys, we are starting again. Competitive programming, the world, is enough to spark curiosity or fear in someone's mind. The hardest road are the one which gave the most thrill. Just a small stepping seed is indeed. Get ready because now I want to introduce the speaker to share their insight, experience, and tips on competitive programming. Ankur Sharma. He is in the senior tech team of NSCC and also an experienced programmer who has excelled in several programming contests. 4-star rating on CodeChef, specialist on Codeforces, and more than 800 problems on both LeetCode and GFG. Ankur Bhaiya has cleared the Google Code Jam and Facebook Hacker Cup qualification round and cover more than 1,000 problems on Codeforces and Codeforces over 380 days of consistency. Karthik Sharma. He is the technical head of NSCC. Karthik Bhaiya is an accomplished programmer with several achievements to his name. He has secured a place in top 100 in Google Kickstart, solved over 800 problems on LeetCode, and ranked in top 50 in India in Meta Hacker Cup. Not only this, he also has a 5-star rating on Codeshare. Ashutosh Kumar. He is also in senior tech team of NSCC. He has reached the finals of Code Gladiator 2022, achieved a 4-star rating on CodeChef, and he is specialist at Codeforces. He has solved over 500 plus questions with rating over 1800 on LeetCode. And last but not the least, he also qualified for the CodeChef Snackdown 2022. I would like to request Ankur Bhaiya to commence this event. Thanks for the introduction. So basically एक बार मेरे को बता दो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भैया आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके। तो बेसिकली इस सेशन में ये हम डील करेंगे कि सीपी क्या है सबसे पहली बात, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि सीपी और डीएसए में क्या डिफरेंस है, सीपी क्यों करना ज़रूरी है। ये मतलब वन ऑफ द हार्डेस्ट पाथ है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ल्ड में कोई चूज़ कर सकता है। तो इसका करने का क्या एडवांटेज होगा, करनी कैसे है, क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है, करके क्या फ़ायदा मिलेगा, और कहाँ तुमको ये पहुंचा सकती है, उसके बारे में हम डील करेंगे। सो बेसिकली तुम देख सकते हो एजेंडा क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सीपी होता क्या है। देन इसमें रोड मैप और रिसोर्सेज जिसमें हम बताएंगे कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है तुमको और कहाँ कहाँ से पढ़नी है, कहाँ कहाँ से हम लोगों ने पढ़ी हैं, कौन से बेस्ट रिसोर्सेज हैं। मल्टीपल रिसोर्सेज हमने एक्सप्लोर करे हुए हैं, बहुत जगह से पढ़ा है, कई जगहों से कुछ चीज़ें समझ आई, कहीं से कुछ भी समझ नहीं आया। तो बेसिकली उनमें से कौन सा बेस्ट है तो वो हम बताएंगे। क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो तुमको फॉलो करनी है, मतलब टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी, या तुम कहो टॉपिक बेस्ड स्ट्रैटेजी, या फिर तुम कहो कि कॉन्टेस्ट में कैसे परफॉर्म करने के लिए तुमको प्रिपेयर करना है, कौन सी रेटिंग्स के सवाल करने हैं, कौन से टॉपिक्स पे सवाल करने हैं, इससे क्या एडवांटेज मिलेगा तुम्हें सीपी से, क्या इसका डिसएडवांटेज है, सीपी करने के से तुम्हारा क्या लॉस हो सकता है, और कि तुमको इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, उस सबसे हम डील करेंगे। सो सबसे पहले हम मूव ऑन करेंगे कि सीपी एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये सीपी है क्या चीज। ये डीएसए और सीपी को इंटरमिक्स किया जाता है। ये टॉपिक अलग अलग हैं भी या नहीं है, या सीपी सीखने के लिए क्या डीएसए जरूरी है, और सीपी कब हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या डीएसए पूरा कर लेना चाहिए उसके बाद सीपी स्टार्ट करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो बेसिकली सीपी क्या है, एक तरीके से तुम समझ सकते हो कि ये प्रोग्रामिंग वर्ल्ड का ना एक स्पोर्ट है। मतलब एक तरीके से ये ऐसा स्पोर्ट है जो तुमको ना टेंस सिचुएशन में डालता है, टाइम बेस्ड मैनर में एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहाँ पे तुमको कोई भी एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम को सोचना होता है। लाइक मैंने कोई तुमको प्रॉब्लम दी, तुमको अर्लियर जो तुम्हारे पास अपनी नॉलेज है उसको यूज करके उस प्रॉब्लम को किसी डेटा स्ट्रक्चर या किसी एल्गोरिदम में रिड्यूस करना है, और इस तरीके से रिड्यूस करना है कि वो गिवन कंस्ट्रेंट के अंदर, मतलब जितना लिमिट दी है उसके अंदर चले, और उसमें सारे केसेस को पास करे। और ये सब तुमको करना है एक टाइम बेस्ड मैनर के अंदर। लाइक तुम्हारे पास कोई खुला टाइम नहीं पड़ा है कि तुम 10-20 मिनट प्रॉब्लम पढ़ो, 3-4 अप्रोच लगाओ, उसमें फिर रॉन्ग कर दो। ये सब तुम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि
इन सब चीज़ों के लिए तुमको कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसमें, जो कि आगे हम बताएंगे कि कैसे रॉन्ग आंसर्स पे पेनल्टी मिलती है और वो सब। बट बेसिकली तुमको इतना समझना है कि सीपी एक ना माइंड स्पोर्ट है, जिसमें डीएसए वगैरह भी यूज होता है, मैथ्स भी यूज होती है, एल्गोरिथमिक तुम्हारी कैपेबिलिटीज यूज होती हैं, और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो क्रिएटिविटी है कि कितना तुम क्रिएटिवली सोच पाते हो, वो सब इसमें यूज होता है। अब तुम एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं कहूँ कि 12th क्लास में हम बोर्ड्स के लिए पढ़ते थे और एक जेई मेन का भी हम एग्जाम देते हैं, है ना? तो अगर तुम कंपेयर करना चाहो इन दोनों को, तो तुम ऐसे कह सकते हो कि जो 12th क्लास के बोर्ड्स में हम पढ़ते हैं ना, दैट इज डीएसए। बहुत सारी चीजें हम बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं जो कि यूजफुल होती हैं जेई मेंस में, और कुछ चीजें कम यूजफुल होती हैं। तो ऐसे डीएसए के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं इसमें हमारे सीपी के लिए, लाइक एरे स्ट्रिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, डीपी ग्राफ ट्रीज ये सब यूज होंगे। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो हम डीएसए में पढ़ते हैं बट हम सीपी में उतना उसे यूज नहीं करते, लाइक लिंक लिस्ट वगैरह। तो ऐसा ही हम बोर्ड्स के अंदर भी हमारे साथ सिमिलर एक्सपीरियंस होता है कि बोर्ड्स में भी हम कुछ चीजें पढ़ते हैं वो जो कि जेई मेंस से रिलेटेड होती हैं, बट जेई मेन में उतना वो कंटेंट नहीं आता है और कुछ कंटेंट बहुत ज्यादा आता है। बस फर्क ये होता है कि बोर्ड्स में अगर हमें एक्स लेवल ऑफ नॉलेज से काम चल जाता है, तो जेई मेन और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमको उसी एक्स लेवल ऑफ नॉलेज को इनहेंस करना पड़ता है, 5x 10x तक यूज करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा टफर सिनेरियोज को डील करना पड़ता है। सेम ऐसा ही होता है डीएसए में, अगर तुम एक्स लेवल का सिनेरियो तुम डील कर रहे होगे, तो सीपी में तुम 5x लेवल 10x लेवल का सिनेरियो, 10x लेवल की एल्गोरिथमिक टफर प्रॉब्लम डील कर रहे होगे, वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर, जिसमें तुम्हें फास्ट जल्दी भी उस चीज को सॉल्व करना होगा। तो फिर अब हम नेक्स्ट अपने एजेंडा पे मूव करते हैं कि रोड मैप क्या है सीपी का। मतलब क्या एक पाथ है जो तुमको फॉलो करना चाहिए, कैसे कैसे तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए, किस स्टेप पे जाके तुमको सीपी स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो सब इसमें हम देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहला है कि तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है, ठीक है? ये हो सकती है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। अब कौन सी चूज करनी है ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये जो मैं सी प्लस प्लस जावा पाइथन है, इसका एक मतलब मैं डाउट सॉल्व कर देता हूँ पूरा। ये तुमको क्या करना है ना कि सबसे पहले हमें देख लेना है कि किस लैंग्वेज का हमें किस तरफ में एडवांटेज होने वाला है, ठीक है? तो मान लो तुमने अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है, तुमने अभी तक कुछ भी चूज नहीं करा हुआ, पर तुम्हारे पास एक छोटा सा आइडिया है कि हाँ भाई हमको इस कौन सी लैंग्वेज यूज करके क्या करना चाहते हैं हम, ठीक है? या हम कौन सी चूज करें, बस तुमको थोड़ा सा आइडिया कि हाँ मेरे को थोड़ा डेवलपमेंट पार्ट में ज्यादा जाना है, या मुझे डीएसए पार्ट ज्यादा एक्सप्लोर करना है, या मेरे को सीपी पार्ट में ज्यादा जाना है, या मेरे को मशीन लर्निंग वगैरह वाले पार्ट्स में जाना है। तो अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हो और तुम डीएसए वगैरह करना चाहते हो, तो सी प्लस प्लस एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, ठीक है? तुम्हें हर टाइप के ट्यूटोरियल्स, हर टाइप का सॉल्यूशन तुम दूसरों के सॉल्यूशन से देख के सीख सकते हो। तो ये सब तुमको सी प्लस प्लस में आराम से मिल जाता है। जावा और पाइथन के कोडर्स भी बहुत सारे हैं, जावा में भी बहुत अच्छे अच्छे कोडर हैं, जैसे सेकंड थ्रेड है, ये लोग जावा में ही कोड करते हैं और बहुत टॉप लेवल के कोडर है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर। बट इनके जो रिसोर्सेज हैं कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे 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 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वो थोड़े कम है जावा के लिए। पाइथन में भी अच्छे खासे सॉल्यूशन है, बट पाइथन स्टार्टिंग के उसमें मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल, अगर तुम फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें तुमको पर मतलब थाली में परोस के मिल जाती है, तुमको बस खानी है वो सीधा, ठीक है? तो उससे हो सकता है कि तुम्हारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नॉलेज की, वो मतलब लैंग्वेज की, वो थोड़ी कम हो जाए, कि बिहाइंड द सीन्स चीजें कैसे वर्क कर रही है वो तुम ना एक्सप्लोर कर पाओ, ठीक है? और जैसे अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं? हाँ होते हैं। तो तुम्हें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली सीखने चाहिए? लाइक एरे, स्टैक, क्यूज, ये सब तुम्हें सीखना चाहिए। लिंक लिस्ट यूज होता है क्या सीपी में? बहुत रेयर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पर वो यूज होगा, क्योंकि मेमोरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है सीपी में। तो और अगर हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं एरे के कंपैरिजन में, तो मेमोरी ज्यादा यूज होती है, तो इसलिए वहां पर हम यूज नहीं करना प्रेफर करते हैं लिंक लिस्ट को। यूज कर सकता है पर्सन कोई, अगर कोई मेमोरी में तुमको मतलब ज्यादा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बट ज्यादा पर्सन इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो इम्प्लीमेंटेशन हार्ड होती है, तुम्हें
सीपी में तेज कोड करना पड़ता है, फास्ट कोड करना पड़ता है, अपने आइडियाज को, जो तुम्हारी एल्गोरिथमिक नॉलेज है उसको तुरंत इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो अगर तुम लिंक लिस्ट वगैरह यूज करोगे तो उसमें एक तो पॉइंटर्स वगैरह में एरर भी आते हैं, और मेमोरी मैनेजमेंट में भी तुमको दिक्कत हो सकती है। फिर है कि स्टार्ट कर लिया, एक लैंग्वेज उठा ली, उसमें बेसिक पढ़ लिया कि बेसिक क्या क्या है, कि यार वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट कैसे काम करती है, इनपुट कैसे लेते हैं, व्हाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्यों कब यूज करना है, फॉर लूप कब यूज करना है, जब काउंटर से बात चल रही है तो क्या फॉर लूप यूज करना है या व्हाइल लूप यूज करना है, कोई कंडीशन पे बात चल रही है तो व्हाइल यूज करना है क्या, डू व्हाइल कब यूज करना है, डू व्हाइल वैसे यूज बहुत कम होता है। और तुम्हारे इफ एल्स के ये स्ट्रांग होनी चाहिए, कि मतलब क्या जो तुम इफ एल्स का वो लिख रहे हो, ऑर्डर लिख रहे हो, वो सही लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो, तुम्हारी कंडीशन, तुम्हारा जो दिमाग में जो तुम कोड एल्गोरिदम सोचते हो वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो पाता है या नहीं हो पाता है। ये बेसिक उसमें देखना है तुमको, मतलब बेसिक बेसिक चीजें सीखनी है लैंग्वेज की, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई पूरा डीएसए सीखेंगे, सारी चीजें मैं बेस्ट हो जाऊंगा तब जाके मैं सीपी स्टार्ट करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बेसिक बेसिक एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, मतलब लाइक सॉर्टिंग करनी है तो अब सॉर्टिंग में भी एक तुमको सबसे पहले तो ये सीख लेना है कि भाई जो हमारा लाइब्रेरी में सॉर्ट होता है वो कैसे वर्क करता है। अब सर्चिंग के अंदर तुमको सीख लेना कि यार बेसिक बेसिक सर्चिंग कैसे होती है, जैसे लीनियर सर्च वगैरह। तुम पहले स्टार्टिंग में तो यही सीखो कि लीनियर सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च कैसे लगा सकते हैं, किस कंडीशन पे हमको लीनियर सर्च लगाना चाहिए। फिर बाइनरी सर्च सीखो, बाइनरी सर्च कैसे यूज करना है। देन अब तुम क्या करो, बस इतना इनफ है, अब तुम उतर जाओ मैदान में। अब तुम वहां पे जितना ज्यादा, क्योंकि हमारी फाइनल बैटल तो देखो कोडिंग इंटरव्यूज हैं, कोडिंग मतलब जो ओएस वगैरह आएंगे वो है। तो हमको लिटरली क्या करना है कि अब बैटल में हम उतर गए, अब हम जितना ब्लीड करेंगे उस बैटल से सीखेंगे, और उस बैटल में जो नया यूज हुआ उसको फिर पढ़ेंगे और उसको दोबारा यूज करेंगे। तुम गए मैदान में, आज कुछ नया यूज हो गया, मान लो कोई बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन आ गया, तो तुमने देखा कि यार ये क्या है, और क्या है, और क्या है, तो तुमने पढ़ लिया, अच्छा और कुछ होता है, अब इसको सीख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से साइकिल चलती है सीपी में। अब इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब तुमको बेसिक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखनी लगने लगेंगी। अब तुमको पता चलेगा कि यार अच्छा एरे में आगे की जगह आगे और पीछे दोनों से ट्रैवर्स करते हैं, अच्छा मतलब ये टू पॉइंटर के टाइप की अप्रोच है, हाँ तो इसको सीख लेते हैं। कि मैं कोड तो लिख लिया पर मेरा कोड तो पास ही नहीं करा, वहां पे एक वर्डिक्ट आ गया, मतलब एक रिजल्ट आ गया कि टाइम लिमिट ही एक्सीड हो गई, तो तुम फिर सीखो कि अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं सॉल्यूशन को। कभी मेमोरी लिमिट एक्सीड आ जाएगा तो तुम उससे सीखोगे कि कैसे मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाती है, कॉन्टेस्ट देने से ही ये सब चीजें तुम सीखोगे। और जब तुम बेसिक मास्टर कर लोगे, जैसे जैसे बेसिक मास्टर करने लगोगे तुम, तो अब तुमको एडवांस टॉपिक की तरफ भी मूव करना है। बेसिकली अगर तुम कहो तो एडवांस टॉपिक कौन से एडवांस टॉपिक, वही जो डीएसए में होते हैं, बट डीएसए में तुमको उसका सिर्फ एक तरीके से तुम समझ लो प्रोटोटाइप टाइप दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये चीज है, डीपी है, ये है। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बट वो सिनेरियो जिससे तुम्हें डील करना पड़े, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स टाइप तुमको दे दी जाए, तो वो सब तुमको इसमें देखने को मिलेगा। बेसिकली होता ऐसा है कि जैसे मान लो कि मैंने एक एरे दिया तुमको, ठीक है। अब ना एक एरे में अगर मैं डीएसए की प्रॉब्लम पूछूंगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि अगर मैं डीएसए की प्रॉब्लम पूछूंगा तो वो ऐसा होगा कि ये एरे है और ये एरे में तुम्हारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स इवन हैं उन सब का सम मुझे रिटर्न कर दो। ये हो गई एक डीएसए की प्रॉब्लम। तो तुम क्या करोगे, एक फॉर लूप लगाओगे, हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर लोगे कि यार टू से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है तो अपने सम में डाल लोगे। दैट इज डीएसए का प्रॉब्लम। अब यही प्रॉब्लम सीपी में पूछी जाएगी तो क्या कहेगा, कहेगा एक ट्रीज है, उन ट्रीज पे ना आम लगे हुए हैं, और एक मंकी है जो हर एक ट्रीज पे ट्रेवल करना पसंद करता है, और वो मंकी उसी ट्रीज के आम खाता है जहाँ पे इवन आम उगते हैं। तो अब बताओ कि मंकी कौन कौन से ट्री से आम खा सकता है और कितने टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ आम खा सकता है। मतलब वही प्रॉब्लम है, बट तुमको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरीके से दे दी कि तुमको उस रिजल्ट तक या क्या तुमको प्रोसेस करना है उस तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, तुमको सोचना पड़े कि अच्छा ये फॉर लूप से हो जाएगा, इवन काउंट करना है खाली, ठीक है। और अब तुम बेसिक इतना सीख लिया, अब तुम मूव ऑन करोगे टॉपिक्स पे। कैसे कैसे टॉपिक्स, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया, ग्राफ थ्योरी हो गया, गेम थ्योरी हो गया, मैथ्स हो गई, ये सब तुमको टॉपिक्स देखने हैं। नए नए टेक्निक्स, नए नए वो यूज होते हैं कि अच्छा ये वाली प्रॉब्लम किसी स्वीप लाइन एल्गोरिदम से हो रही है तो ठीक है अब स्वीप लाइन एल्गोरिदम क्या होता है ये सीख लो। अच्छा ये
पार्टीशन से हो रही है, डिवाइड एंड कॉन्कर से हो रही है। जैसे जैसे तुम प्रॉब्लम फेस करते जाओगे, तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, उसका एडिटोरियल देखो, वहाँ पे तुम्हें उसके टेक्निक के बारे में पता चल जाएगा। बेसिकली तुमको क्या करना है ना, उस प्रोसेस को पूरा एंजॉय करना है। ऐसा नहीं कर सकते तुम कि मैं सारी टेक्निक सीख लूंगा फिर मैं जाऊंगा और बूम 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 मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा, सब कुछ मेरा बेटर हो जाएगा। ऐसे कभी नहीं हो पाएगा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनाते जाओ, उस क्वेश्चन में क्या सीखा है उसको यूज करो। आगे अगली बार हो सकता है वो क्वेश्चन तुमसे बन जाए, हो सकता है उस टाइप का क्वेश्चन आए तो बना लो, हो सकता है नहीं बना पाओ, फिर दोबारा सीखो कि क्या गलती करी, एडिटोरियल पढ़ो, और ऐसे ही ये साइकिल रिपीट होती जाएगी। अब आगे हम इस मीटिंग्स के एजेंडा देखेंगे कि कैसे कैसे जो रिसोर्सेज हैं वो हमको फॉलो करने हैं। तो अब कार्तिक भैया आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या करना है, रिसोर्सेज कैसे देखने हैं। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ क्लियर है अभी? प्लीज बता दो। एम ऑडिबल? हाँ भैया, आप कंटिन्यू। तो गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप तुम्हें अभी तक अच्छा लग रहा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा तो एक थम्स अप कर दो स्क्रीन पे। बाकी तुमने समझ लिया कि हाँ कैसे, क्या रोड मैप है, क्या सीपी होती है। अब रिसोर्सेज की बात करते हैं कि रिसोर्सेज में कुछ वेबसाइट्स है, गिनी चुनी वेबसाइट्स हैं कि वेबसाइट्स में लिखा हुआ है कोड शेफ, कोड फोर्सेस, लीड कोड, एट कोड, हैकररैंक, है ना। अब इस पर चलो तुम्हें दिखाते हैं कि कैसे इसमें रजिस्टर करना है, क्या करना है इसमें। सो अगर तुम्हें दिख रहा होगा, मेरी स्क्रीन अगर दिख रही होगी तो तुम्हें कोड शेफ दिख रहा होगा। अगर दिख रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो। विजिबल है? सो अगर विजिबल है सो ये कोड शेफ का प्रोग्राम, ये कोड शेफ की वेबसाइट है। तुम वेबसाइट पे टाइप करोगे कोड शेफ, ये आ जाएगा। यहाँ पे तुम साइन इन कर लोगे, ठीक है। साइन इन करके तुम्हारे पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। अब ये इंटरफेस देख के इसे डरना नहीं है पहली बात तो, कि भाई ये क्या है, इतना सारा चीज़ें हैं, ये 0 1 स्टार क्या लिखा है, 1 2 स्टार क्या लिखा हुआ है, सब समझाता हूँ अभी बैठ के। सो कोड शेफ का कुछ रेटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। बेसिकली तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो कॉन्टेस्ट के अंदर, एंड उसके अंदर तुम्हें सब रेटिंग पॉइंट्स मिलते हैं। वो रेटिंग पॉइंट से तुम अपनी प्रोफाइल में शो कर सकते हो अगर तुमने डिसेंट रेटिंग पॉइंट्स अचीव कर ली तो। सो कोड शेफ में ऐसा क्राइटेरिया है, इसमें स्टार्स बोलते हैं कि 1 स्टार हो गया, 2 स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया, 4 स्टार हो गया, एंड अप टू 7 स्टार्स। 7 स्टार इसकी मैक्सिमम होती है। सो 0 to 1 स्टार क्या होगा, एकदम बेस हो गया। तुम यहाँ से अगर तुमने नया अकाउंट बना है तो तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे। एंड 1 to 2 स्टार बेसिकली इसमें ग्रीन बोलते हैं। सो 1 to 2 स्टार तुम कब अचीव करोगे, तुम अचीव करोगे एटलीस्ट आई गेस 1200 पे अचीव करोगे। एंड सिमिलरली 3 स्टार पे आओगे, देन 4 स्टार पे आओगे, देन 5 स्टार, ठीक है। अब इसमें कॉन्टेस्ट कैसे होते हैं, यहाँ पे अगर तुम दिख रहा होगा कि कॉम्पीट का ऑप्शन आ रहा होगा, कॉम्पीट पे क्लिक करा। सो कॉम्पीट में तुम्हें दिख रहा होगा कि ऑनगोइंग कॉन्टेस्ट कौन चल रहे हैं। एक तो ये दिखा रहा है। इसमें कॉन्टेस्ट का क्या सिनेरियो है कि हर वेडनेसडे को कॉन्टेस्ट होते हैं। हर वेडनेसडे जैसे इसमें दिखा रहा है अपकमिंग कॉन्टेस्ट स्टार्टर्स। बेसिकली कॉन्टेस्ट का नाम का स्टार्टर्स ही होता है कि स्टार्टर 86 87। सो ये सब उनके कॉन्टेस्ट होते हैं। इन पर टाइम दिखा देते हैं कि भाई हाँ 19 अप्रैल 8 बजे को है इनका कॉन्टेस्ट, 2 घंटे का होगा, और इन कितने दिन में स्टार्ट होगा, 4 घंटे में। ये सबको समझ में आ गया। इसमें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है सच। बस पे देखोगे तो अभी तुमको कुछ दिखाएगा नहीं। जो बेसिकली यहाँ पे आ गए इस पेज पे, यहाँ पे देखोगे कि तुम जो से डिफ, जैसे मैं डिफ 1 का हूँ तो मेरे को यहाँ पे बोलेगा पार्टिसिपेट करने को। रिस्पेक्टिव डिफ वाले अपने से डिफ 2 का तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। इन सब में डिफ में अंतर क्या है कि डिफ को सबसे ईजी है, जो स्टार्ट कर रहा है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। तो उसको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है, कैसे होती है। जैसे अंकुर ने अभी बताया कि अगर इवन नंबर वाले जो एग्जांपल दिया था उससे तुम समझ जाओगे कि सीपी यहाँ पे कैसी यूज़ होती है। सिमिलरली तुम्हें डिफ 4 से अगर तुम स्टार्ट करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं और ये ऐसे सॉल्व करने हैं। और फिर रेटिंग बाय रेटिंग तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे, उससे तुम फिर डिव बाय डिव इंक्रीज करते जाओगे। इससे बेटर रैंक क्या बोल सकते हैं, 4 स्टार 5 स्टार ऐसे बोलते हैं कि लाइक अगर इसको तुमने अचीव करी तो एक टाइप की अचीवमेंट है, तुम शोकेस कर सकते हो अपने रेज्यूमे के अंदर। एक चीज़ और बता देता हूँ कि सीपी करने से तुम हाईलाइट होते हो बेसिकली। जैसे कोई डीएसए करता है, वेब डेव करता है, सीपी को ऐसे समझ सकते हो कि ये चेरी ऑन द केक है। एक केक है उस पर तुमने एक चेरी लगा दिया है, और वो बहुत बहुत लोगों को ऐसे अट्रैक्ट करती है वो चेरी। सो अब इसमें क्या है कि ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक कोड शेप का प्रोग्राम कि हाँ कोड शेप पे ऐसा होता है। अभी तो इस पर कोई दिखाएगा नहीं क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर तुम्हें एक बेसिक सा दिखाऊं कि जैसे ये मैं दिखा था पास्ट कॉन्टेस्ट जो अभी आज क्या फ्राइडे है, वेडनेसडे को हुआ था। सो ये कॉन्टेस्ट हुआ था, यहाँ पे तुम देख सकते हो, इस पर क्लिक करा एंड एक डिफ पे गए, जैसे डिफ 4 पे है। सो यहाँ पे आके तुम देख सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन है, इस पर क्लिक करोगे एंड तुम्हें ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। सो बेसिकली इन टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा
इनपुट आउटपुट हो गए। इसमें मैं थोड़ा सा लाइक बता देता हूँ कि हाँ क्या सिस्टम होता है इसमें। सब मोस्टली हर प्लेटफॉर्म्स पे सेम ही होता है। तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तुम्हें इनपुट फॉर्मेट बताया जाएगा कि हाँ कि पहले क्या टी आएगा, टेस्ट केसेस आएंगे, कुछ इनपुट दिए जाएंगे तुम्हें। तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें क्या आउटपुट देना है, तुम्हें नंबर देना है, तुम्हें स्ट्रिंग देनी है, तुम्हें यस नो बोलना है, क्या करना है वो तुम्हें बताया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रेंट दिए जाएंगे। कंस्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीपी के रिस्पेक्टिव में। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, तुम्हें बेसिकली एक क्वेश्चन को एक लिमिटेड टाइम बाउंड में सॉल्व करना होता है। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो क्या है कि हर एक कोड एक पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे रन करता है। अगर सिंपल फॉर लूप है तो सिंपल फॉर लूप अगर सपोज 1 से लेके मैंने 10 मिलियन में चला दिया, 10 मिलियन या 10 मिलियन चला दिया, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। ठीक है, सिमिलरली मैंने 2 फॉर लूप, एक नेस्टेड फॉर लूप चला दिए, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर। सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हुए इसको थोड़ा सा रिसर्च करना, इसमें बताऊंगा आगे कि कैसे क्या पढ़ना है। सो इस अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम्हें कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसमें O ऑफ n में करोगे सॉल्व तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक जनरल अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक बेसिक आइडिया दे दूँ तो सबसे बेस्ट होती है O ऑफ 1 होती है जो कांस्टेंट टाइम होता है। उसके बाद O ऑफ log n होती है जो सेकंड हाईएस्ट होती है, एन ऐसी O ऑफ n log n, देन O ऑफ n देन O ऑफ log n, O ऑफ n इस पर ऐसे बढ़ता जाता है। सो बेसिक क्वेश्चन है, तुमने इसको पढ़ा, ये सब पढ़ा, यहाँ पे तुमने कोड करा एंड सबमिट का ऑप्शन कर दिया। सबमिट करोगे तो मैं एक तो AC दिखाएगा, AC होता है मतलब करेक्ट आंसर, W होता है रॉन्ग आंसर, मतलब W मतलब तुमने कुछ तो लॉजिक में गलती है तो कुछ गलती है। और एक दो टर्म्स और होती है, जैसे कि TLE होता है। TLE का मतलब होता है टाइम लिमिट एक्सीडेड। बेसिकली जो तुम्हें गिवन टाइम बाउंड है, जैसे 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, जैसे इस क्वेश्चन में आई गेस अभी वो इन्फो में दिया है टाइम लिमिट, ये तुम्हें टाइम लिमिट दिख रही होगी। सो टाइम 1 सेकंड का मतलब क्या है कि तुम्हें 10⁸ ऑपरेशन या 10⁹ ऑपरेशन 1 सेकंड में कर सकते हो। तो तुम्हें इस टाइम लिमिट के अंदर तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर तुमने इस टाइम लिमिट को एक्सीड करा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, सो यू विल गेट TLE। सिमिलरली TLE के बाद आता है कि रन टाइम एरर होता है। रन टाइम एरर क्या होता है, बेसिकली तुम आउट ऑफ बाउंड चले जाओ। जैसे एरे तुमने लिया 5 साइज का एरे लिया, अब तुम उसमें 6 एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हो तो वो तुम्हें रन टाइम एरर देगा, क्योंकि तुम जो चीज़ तुम्हें डिफाइन नहीं करी उस चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हो। सो ये सब कुछ टर्म्स होती हैं। बाकी ये हो गया, चलो कोड शेप का हो गया। बाकी आती है लीड कोड पे। लीड कोड पे भी सिंपल है, तुम लीड कोड खोलोगे, तुमने अभी DSA का सेशन देखा होगा तो उसमें तुमने थोड़ा बहुत इंटरफेस देखा ही होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स के आते हैं, प्रैक्टिस करना है तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका भी कॉन्टेस्ट होता है, इसका तुम यहाँ पे कॉन्टेस्ट सेक्शन देखोगे, यहाँ पे क्लिक करा तुमने एंड यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा है ये कॉन्टेस्ट, वीकली कॉन्टेस्ट 341, ये क्या है। सो वीकली कॉन्टेस्ट बेसिकली हर संडे को होता है, हर संडे मतलब हर 4 संडे में एक होता है। और ये दूसरा जो दिखा रहा है बाई वीकली, ये बाई वीकली तुम्हारा हर महीने में 2 बार होता है, इसलिए बाई वीकली है। अब जैसे देखोगे इसमें दिखा रहा है स्टार्ट इन 23 आवर्स, मतलब कल सैटरडे को ये स्टार्ट हो जाएगा। GMT सैटरडे 8 PM है, तो मतलब कल 8 बजे ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा। इस पर मैंने क्लिक करा एंड यहाँ पे दिखा रहा है, सब चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे नीचे जाओ, रजिस्टर का ऑप्शन करो, रजिस्टर आओगे, देन 8 o'clock पे तुम यहाँ पे तुमको क्वेश्चन पॉपअप हो जाएंगे, यहाँ से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपने, है ना। ये बेसिक हो गया लीड कोड का। प्रॉब्लम्स का भी तुम यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि जो अगर बिगनर हैं, बिगनर के लिए तो ईजी वाले सॉल्व करने चाहिए। यहाँ से तुम ऐसे डिफिकल्टी चेंज कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे सारे हार्ड आ गए, ईजी आ गए, ठीक है। अब तुमने एक प्रॉब्लम को उठाई, ठीक है, तुमने इसको पढ़ा। सेम इसमें प्रैक्टिस करने का अच्छा तरीका है। जो भी अगर बिगनर है इसको प्रैक्टिस जो CP में जाना चाहते हैं वो लीड कोड से भी कर सकते हैं, नॉट अ बैड आइडिया। सो ये पढ़ा क्वेश्चन, तुमने इसको सॉल्व करा। इसको इसमें भी सेम चीज़ है कि देखो इनपुट ये क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। इसमें बेसिकली अंतर इतना है कि तुम्हें इनपुट पहले से दे दिया जाता है, तुम्हें अपने आप से नहीं लेना पड़ता, एंड तुम्हें बस कोड करके रिटर्न कर देना होता है, ठीक है। ये अगर हो गया लिटिल बिट ऑफ लीड कोड जो तुमने पहले देख चुके हो। सो अब आते हैं कोड फोर्सेस पे। कोड फोर्सेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स फॉर प्रैक्टिसिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इसमें भी तुम यहाँ पे तुम्हें अगर तुम अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन का कुछ ऑप्शन आ रहा होगा, मैंने लॉगिन कर रखा है यहाँ पे, जैसे तुम्हें अपना यूजर ID दिखा रहा है, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा जिसमें तुम्हें राइट में तुम्हें बताएंगे कि हाँ ये कॉन्टेस्ट है, ये 13 दिन में स्टार्ट होने वाला है, ये कॉन्टेस्ट है, ये कल होने वाला है स्टार्ट, ये कल, इसमें टाइमर चल रहा है उल्टे में, मतलब ये कल स्टार्ट होगा। अब तुम्हें ऐसे पेजेस दिखाएंगे डिफरेंट कि इसमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ कल कॉन्टेस्ट है, जैसे इसको पढ़ोगे तो हाँ ये सब है, ये किसने कॉन्टेस्ट चुना है उन सब के बारे में डिटेल से थोड़ी बहुत। एंड यहाँ पे तुमको अगर इसमें जाना है तो तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सपोज इसमें इसका क्राइटेरिया बताया था थोड़ा सा, इसमें क्या होता है, इसमें भी डिफरेंट होता है। जैसे आप तुम देखोगे diff 1 है, diff 2 है, सिमिलरली diff 3 एंड diff 4 भी होते हैं।
तो इसमें इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कोड शेफ में रेस्ट्रिक्शन है कि अगर तुम डिप 4 के तो तुम सिर्फ डिप 4 के अटेम्प्ट कर सकते हो, तो ऊपर वाले कॉन्टेस्ट के नहीं कर सकते। पर इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि तुम अगर डिप 4 के हो, डिप 4 का मतलब बेसिकली जो स्टार्टिंग से लेकर आया गया तो 1000-1200 ही होता है वो बेसिकली। इसमें टर्म्स होती है थोड़ी बहुत कि न्यू भी होता है, न्यू बी के बाद प्यूपल होता है, प्यूपल के बाद स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट के बाद एक्सपर्ट होता है, देन कैंडिडेट मास्टर, देन मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर एंड देन ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो इसमें बहुत टाइप के कॉन्टेस्ट होता है, जैसे कि तुम देखोगे कॉन्टेस्ट में अभी तो इतना ही दिखा रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सो तुम्हें दिखा रहा है कि हाँ ये इसमें अप्रैल दिखा रहा है, अप्रैल 15 मतलब टुमारो एंड 2:35 PM को ये कॉन्टेस्ट होगा। सो इसमें तुमको यहाँ पे जैसे मैं तो रजिस्टर कर चुका हूँ अभी, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन आएगा रजिस्टर करने का, यहाँ पे रजिस्टर करो। एंड इस कॉन्टेस्ट में तो जब तुम 2:35 को कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा तुम इसको अटेम्प्ट करने लग जाओगे। सिमिलरली इसमें भी डिफरेंट कॉन्टेस्ट हो चुके हैं, जैसे 865 है जो अभी प्रीवियसली हो चुका है, 864 है। ये एजुकेशन राउंड्स होते हैं। एजुकेशन राउंड्स क्या होते हैं जिसमें तुम्हें ये थोड़े से हटके होते हैं जो डिप 2 डिप 3 से होते हैं। डिप 2 डिप 3 में डिप 2 ऑफ एजुकेशन में इतना तरह एजुकेशन में तुम्हें DSA से थोड़ा सा रिलेटेड होगा। उसमें तुम्हें लाइक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ DSA लाइक DP हो गया, सेट्स हो गए, क्यूज हो गए, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम्स हो गई, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया था रादर देन ऑन इम्प्लीमेंटेशन एड हॉक प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें तुम देखोगे डिप 3 एंड डिप 4। सो जो स्टार्ट कर रहा है उसको आई वुड सजेस्ट कि डिप 3 एंड डिप 4 से स्टार्ट करें, क्योंकि उस पर स्टार्टिंग में ईजी क्वेश्चंस होते हैं, तो तुम्हें लाइक मोरल बूस्ट होगा कि हाँ मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। अगर तुम डायरेक्टली जंप करोगे डिप 2 पे जैसे कल है, सो डिमोरलाइज भी हो सकते हो कि एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि हाँ CP करते वक्त बहुत वो आएंगे कि भाई एक क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरे दोस्त से भाई 3-4 क्वेश्चन हो गए और मैं अभी तक मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहे मेरे से। तो इसमें लाइक ऐसे भी डिप्रेशन टाइप से चीज़ें आएंगी, पर उसको इग्नोर करते हुए तुम्हें अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप पे भरोसा रखना है कि हाँ वन डे और दी अदर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अच्छी रैंक अचीव कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया कोड फोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत। कोड फोर्सेस के बाद आता है अपना एड कोडर। ये थोड़ी जापानीज वेबसाइट है, इसमें भी तुम यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा है, साइन इन कर लेना यहाँ पे। एंड इसमें तुमको यहाँ पे दिखाएगा कॉन्टेस्ट। इसका इंटरफेस थोड़ा सा अजीब सा है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे तुम्हें अपकमिंग कॉन्टेस्ट दिखा रहा है, जैसे इसमें भी कल कॉन्टेस्ट है 5:30 बजे, ये कुछ बड़ा सा नाम है एड कोडर बिगनर। इसमें भी कुछ 2-3 टाइप के कॉन्टेस्ट होते हैं, जैसे एड कोडर बिगनर होता है, एक रेगुलर होता है, एक ग्रैंड कॉन्टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली इसमें तुमको बता रखा है, रेटिंग्स बता रखी है कि 0 से लेकर 1999 तक। तो बेसिकली जो बिगनर्स है उनके लिए कॉन्टेस्ट नाम से पढ़ के समझ में आ जा रहा है। ठीक है, सो इस पर रजिस्टर करोगे, तुम्हें ऑप्शन आएगा कि रजिस्टर रेटेड अनरेटेड, तुम इस पर रजिस्टर कर लोगे। एंड आई वुड सजेस्ट कि बहुत लोग इसके बारे में नहीं बताते, जो जितने में तुम लोगों से पूछो कि वो या तो CF बोल देंगे या CC मतलब कोड प्रोसेस या कोड शेफ बोल देंगे। पर आई वुड ऑल्सो से कि एड कोडर को भी एक बार विजिट करना, इसका एटलीस्ट जो बिगनर कॉन्टेस्ट है वो जरूर पार्टिसिपेट करना। इस पर तुम बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे जो तुमको लैंग्वेज, अगर तुमने लैंग्वेज सीखी या तुमको चाहिए कि हाँ इम्प्लीमेंटेशन करनी है, में से कोई मुझसे पूछता है कि मैंने लैंग्वेज तो कर लिया पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कर नहीं पा रहा, तो यहाँ इस कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट करो। इसमें तुम्हारी लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से रहेगी एंड कुछ नए नए। सबसे ईजियर भी यही है सबसे, मतलब अगर तुम्हें ऐसा कॉन्टेस्ट देना चाह रहे हो स्टार्टिंग में कि मैं पहले ही दिन से डिमोटिवेट ना हो जाऊं, तो एड कोडर बिगनर दो, क्योंकि इसके पहले 2-3 सवाल तो बहुत मतलब इजी होते हैं, तुम रिलेट कर पाओगे, बेसिक इफ एल्स फॉर लूप वगैरह यूज होते हैं, तो इसको सबसे पहले ज़रूर देना। यस, अंकुर ने सही कहा। अब इसमें भी तो दिखाता हूँ थोड़ा सा कि इसमें जैसे कि अभी रिसेंटली होता है कॉन्टेस्ट, इसमें एड कोडर पे गए, यहाँ टास्क में आए एंड ये सपोज ये पहले क्वेश्चन है तो इसको खोल कर देख लेते हैं। अब इसमें तुमको ऐसी स्टेटमेंट से बताएगा, डरावनी सी स्टेटमेंट होती है, पर इसको एक बार पढ़ के इसको डिकोड करना होता है बेसिकली कि ये बोलना क्या चाह रहा है। अब इसमें इतनी लंबी सी स्टेटमेंट होगी, इससे भाई बोल देगा कि पता नहीं क्या क्या ये कुछ दे रखा है, कि ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, तुम्हें इसको समझना है। अब इसको मैं अगर तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ तो बेसिकली वो वाले नंबर्स बताने हैं जिसको तुम जैसे एडजेसेंट, ये तुम्हें एरे दे रखी है, तुम्हें इसको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। एडजेसेंट मतलब 900 में से 300 सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते जाओ एंड वो वाले स्टार्टिंग पॉइंट बताना है जहाँ पे तुमको इससे छोटी वैल्यू मिल रही है बेसिकली। जैसे इसमें देखा जाए 900 माइनस 300 600 हो गया, जो बड़ी है इससे, तो ये ऑप्शन नहीं है। 1300 माइनस 900 कितना हो गया, 500 हो गया। सो इससे छोटी या इक्वल है, सो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सो बेसिकली 1300 या 900 जो भी है इसमें से एक आंसर होगा। अब इसको तुम ऐसे पढ़ देखोगे तो फिर कोई डर, अगर स्टार्टिंग में है तो उसे डर सा जाएगा कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, डरा ये x1 x2 पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सो इसको आराम से पढ़ो एंड इसको डिकोड करो कि हाँ ये मेरे को ऐसी चीज़, ये मेरे को सब्ट्रैक्ट करके ऐसी चीज़ निकालनी है, इसमें मेरे को ऐसी चीज़ यूज़ करनी है।
सो ये सब तो होगी तुम्हारी प्रैक्टिस वेबसाइट्स हो गई कि हाँ यहाँ पे तुम कॉन्टेस्ट दे सकते हो। जो अभी आज सीपी का सेशन ले रहे हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट, तो मैं 3 कॉन्टेस्ट दिखाए मैंने जो कल है। एक कोड प्रोसेस का है जो 2:30 से है 2:30 PM को, फिर एक ऐड कोडर है जो 5:30 बजे स्टार्ट होगा, एंड एक ऐड लीड कोड का है जो 8 o'clock स्टार्ट होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट इनमें से एक में से पार्टिसिपेट जरूर करना, तुम्हें पता चलेगा कि कैसा है, ठीक है। एंड बैक टू चलो अपनी पीपीटी पे आ जाते हैं कि बैक टू अपनी पीपीटी पे आए। तो रिसोर्सेज पे ये सब मैंने बता दिया तुम्हें कि हाँ कि ये सब है। अब टॉपिक भी बता देता हूँ कि कहाँ से पढ़ना है। सो फॉर बिगनर्स की इसमें क्या है कि कोड एंड कोड एक यूट्यूब चैनल है, इस पर तुम्हें नंबर थ्योरी में जैसे कि हो गया GCD, LCM, तुम्हारे बिट मैनिपुलेशन के हो गए, तुम्हारे बिट पाइस ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एंड और ये सब लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये सब के बारे में तुम्हें बताएगा। ये सीपी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एंड इवन इन बेसिकली सीपी का एक और फ़ायदा ये भी बता देता हूँ कि OA होता है। तो जैसे कंपनी में तुम्हें रजिस्टर करना है तो कंपनी में घुसने से पहले तुम्हें एक OA होता है। OA का मतलब होता है ऑनलाइन असेसमेंट। जैसे तुम्हें 10,000 लोग हैं, तुमने एक कंपनी में रजिस्टर किया है, अब उस वजह से कंपनी को छटाई करनी है कि भाई यहाँ 10,000 में तो हम चूज़ नहीं कर पाएंगे, हर एक का इंटरव्यू लेंगे तो भाई बर्बाद हो जाएंगे लेते लेते हैं, ठीक है। तो अब 10,000 में से मेरे को सेलेक्ट करनी कि हाँ बस मैं 10 या 20 लोगों को सेलेक्ट करूँगा। सो मैं उसको सेलेक्ट कैसे करूँगा, ऑन व्हाट बेसिस डू आई सेलेक्ट देम। सो वो OA कराते हैं, एक OA कंडक्ट होता है, ऑनलाइन असेसमेंट कंडक्ट होता है। उसमें तुम्हें बेसिकली CP के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो तुम्हें लाइक हायर हायर DSC के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, जैसे कि DP ग्राफ्स, ये सब की मैथमेटिक्स यूज़ हो रही होती है बहुत हायर लेवल की। ऑल्सो ये टाइम बॉन्ड होते हैं OA, जो अगर तुम देखोगे तो दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होते हैं, तुम्हें 1 और 30 मिनट्स 2 hours में करना होता है। सो यहाँ पे अगर तुम स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट टाइम ये चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम घबरा जाओगे कि तुम्हें 3 क्वेश्चंस करने हैं, और माइंड यू कि वो 3 क्वेश्चन इतने ईजी नहीं होते कि ऐसे 3 क्वेश्चन 1.5 घंटे में कर दिए। बहुत लोगों से तीनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते एंड बहुत लोगों से सॉल्व हो भी जाते हैं। सो वो ये कि वो मैटर करता है कि तुमने कितनी CP लगा रखी है। कमिंग ऑन दिस टॉपिक वाइज रिसोर्सेज पे, तो कोड एंड कोड तो नंबर थ्योरी हो गया। एक लव का यूट्यूब चैनल आ रहा है, इस पर तो मैं जो अगर C++ पे कोड करना चाहते हैं, जो करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा गोल्ड माइन टाइप से समझ लो, क्योंकि उसमें STS तो बता रखे हैं, उसमें वेक्टर्स का यूज़ कैसे होता है, मैप्स का सेट्स का कैसे यूज़ होता है, ये सब बता रखा है। एंड बिट मैनिपुलेशन के लिए बहुत फेमस है, इस पर बिट मैनिपुलेशन के जितने भी ऑपरेशन है वो सारे बताए जाते हैं कि कैसे करना है। एक कोड प्रोसेस का एजू सेक्शन और होता है। एजू सेक्शन अगर तुम कोड प्रोसेस वेबसाइट पे जाओगे तो जहाँ पे तुम्हें कॉन्टेस्ट वाला टैब दिखा जो था हाइपर ये बार, खोल के ही दिखा दे, 1 मिनट लगेगा। चलो इसको मैं खोल के दिखाता हूँ कि सपोज मैं आया कोड प्रोसेस पे आया, यहाँ पे तुम्हें दिखा होगा एजू सेक्शन है ना। अब एजू सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 दिखा रहा है। आई वुड सजेस्ट कि ये ITM अकेडमी पायलट कोर्स है, इस पर तुम यहाँ पे तुम्हें अगर एनरोल करके रजिस्टर जाना। मैं रजिस्टर्ड हूँ तो इस पर एंटर करोगे, एंड एंटर करके तुम्हें यहाँ पे ये कुछ चीज़ें दिखेंगी, सब एक सारे सेगमेंट 3, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी है। जो बिगनर्स जो थोड़ा सा कर भी रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि बाइनरी सर्च की जो इसमें क्या है, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस है। तो थ्योरी में तुम्हें उनके जो टॉप के कोडर्स हैं उन्होंने तुमको पढ़ा रखा है टॉपिक्स के बारे में। बाइनरी सर्च हो गया, डिसजॉइंट सेट्स, और जो भी स्टार्ट करे आई वुड सजेस्ट कि पहले बाइनरी सर्च को और 2 पॉइंटर्स को, इन दोनों को अच्छे से गो थ्रू कर लो। इसमें कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी होगी, जैसे अगर प्रैक्टिस पे खोला तो 3 प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे तुम आओगे तो उसमें ये सेम जो तुमने अभी पढ़ा है वो सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसको पढ़ के तुम सॉल्व कर सकते हो। सो एक ये होता है एजू सेक्शन जो बहुत अच्छा है, इस पर तुम पढ़ भी रहे हो साथ में, क्योंकि बाइनरी सर्च और 2 पॉइंटर्स जो एल्गोरिदम से बहुत यूज होती हैं CP में, और बहुत लोगों को लाइक कमांड नहीं हो पाती। लोगों को पता है कि आप बाइनरी सर्च में कि वो हाफ में डिवाइड करते हैं, अगर छोटा है तो लेफ्ट में चले गए, बड़ा है तो राइट में चले गए, ऐसे करते आते हैं। पर इस पर जब बेस क्वेश्चन आता है ना तो बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता कि इस पर बाइनरी सर्च लग रही होगी और कैसे लग रही होगी। सो इसमें आई वुड सजेस्ट कि अगर जिसको भी कोई भी बिगनर हो या फिर जो भी अभी पढ़ ही रहा हो CP, वो इस पर ज़रूर आए और फोकस करे। इस पर वीडियो से बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है। मूविंग ऑन टू, ठीक है कि अब प्रेजेंट का ऑप्शन ये रहा, ठीक है। कोटो से एजू सेक्शन हो गया। सिमिलरली आदित्य वर्मा की यूट्यूब चैनल है, बहुत लोग शायद जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। सो इनका बाइनरी सर्च के स्टडी वीडियोस की प्लेलिस्ट है बहुत सारी, इस पर तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। एडवांस पे अब बेसिकली बिगनर्स वाले अगर ये तुम्हारा ये सब क्लियर है, तो एडवांस पे तुम्हें स्ट्राइवर तो जानते होंगे मोस्टली। जो नहीं जानते, स्ट्राइवर एक यूट्यूब चैनल है, उस पर स्ट्राइवर बोल सकते हैं, या फिर टेक यू फॉरवर्ड का मेन चैनल है आई गेस, जिसपे वो मेन चीज़ें जैसे DP हो गया, ग्राफ्स हो गया, इन सब की प्लेलिस्ट है, उस पर आराम से
मतलब 50-60 वीडियोस है, उसको आराम से पढ़ के तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आराम से क्लियर हो जाएंगे। फिर CSCS की शीट होती है, इस पर तुम्हें हर एक टाइप के प्रॉब्लम मिल जाएंगे, लेट इट बी सर्चिंग, सॉर्टिंग, मैथमेटिक्स, DP, ग्राफ्स। इस पर तुमको आई गेस 10 to 20 या 30 प्रॉब्लम्स हो गए हर एक टॉपिक पे। उसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे को, जैसे तुमने लेट सपोज बाइनरी सर्च पढ़ा, अब तुम्हें चाहिए कि हम मैंने पढ़ तो लिया, मैं इसको क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करूँ। सो CSCS की शीट आती है, तुम नेट पर सर्च करोगे CSCS शीट करके, पहले लिंक आ जाएगी, उस पर तुम लॉग इन करके वहाँ पे तुमको दिख जाएगा कि हाँ सर्च एंड सॉर्टिंग का ये सेक्शन है, इस पे इतने क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च पे ये है, इस पे इतने क्वेश्चन है, उसको उठाओ सॉल्व करने बैठ जाओ। सिमिलरली CP एल्गोरिदम, सॉरी US को गाइड है। USA को गाइड बेसिकली एक USA की वेबसाइट है जिस पे तुम बहुत सारे टॉप के कोडर्स पढ़ाते भी हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जो हर एक चीज़ जो बिगनर जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है वो जहाँ पे भी जा सकता है एंड चेक कर सकता है। आई गेस लैंग्वेज से पूरा लैंग्वेज पढ़ा के एंड देन डिफरेंट टॉपिक, एरेस हो गया एंड देन मैथमेटिक्स हो गई, जो CP रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ से पढ़ सकता है। फोर्थ है CP एल्गोरिदम्स। CP एल्गोरिदम्स एक वेबसाइट है, जैसे CP एल्गोरिदम CP की ऐसे समझ लो बाइबल है, बाइबल की तरह है। यहाँ पे तुम जो भी तुमको CP का डाउट है, तुम वो CP का डाउट डालो और इससे आगे लिख दो CP एल्गोरिदम्स, तुम्हें उसका एक ना एक आर्टिकल मिल ही जाएगा उसके रिलेटेड। सो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पर तुम आराम से, इस पर ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो तुम उसको पढ़ सकते हो। सिमिलरली एजुकेशन जो तुम्हें अभी दिखाया था उसमें सेगमेंट टी का था, सेगमेंट टी एक हायर एडवांस टॉपिक है जिसको लाइक पढ़ना चाहिए और वहाँ से एजुकेशन तुम अच्छे से कर सकते हो। सिमिलरली अमनिक एंड एरिक्टो, ये दोनों एक यूट्यूब चैनल है। अमनिक की अभी रिसेंटली एक सीरीज़ है सीरीज़ करके, सो उसमें वो एक क्वेश्चन देता है और उसको समझाता है उसकी अप्रोच कैसे होती है, एंड उस वीडियो को समझ के तुम ये देख पाओगे कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं केस वे में सोच रहा हूँ। तो मैं बेसिकली एक वो हमने बेसिकली आई गेस टॉप 5 है, वर्ल्ड का टॉप 5 है कोडर है ना इन होल वर्ल्ड। तुम उसके पर्सपेक्टिव से समझोगे कि उसने एक क्वेश्चन देखा है, वो कैसे क्वेश्चन को समझ पा रहा है, कैसे उसको सॉल्व कर रहा है, कैसे अप्रोच कर रहा है, एंड ये चीज़ बहुत हेल्प करती है इन फ्यूचर रेफरेंसेस। सिमिलरली एड भी आई गेस टॉप 10 या टॉप 20 है वर्ल्ड का, इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ है जिस पर तुम आराम से कोड कर सकते हो। सो ये हो गया। बीच में मैं इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। ये सारे रिसोर्सेज मतलब ये जो मेंशन्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुमको ये सारे पढ़ लेना है और फिर कॉन्टेस्ट वगैरह देना है, ठीक है। मतलब इसको देख के एकदम ओवरवेल्म मत हो जाना कि यार इतना सारा रख दिया सामने, अब ये सब पढ़ना है क्या। तो तुम जब कॉन्टेस्ट वगैरह दोगे, CP कॉन्टेस्ट के लिए और प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो ये जो चीज़ें तुम्हें मेंशन्ड है ना, जैसे बिगनर रिसोर्सेज में नंबर थ्योरी मेंशन्ड है, तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी LCM HCF वगैरह आता है ना, तो इसका तुम्हें ABC सवाल तक से आगे तक ही यूज़ पड़ेगा। उससे पहले तुम्हें ये चीज़ें बहुत कम यूज़ पड़ेगी, एक दो टॉपिक लाइक बिट मैनिपुलेशन हो गया, हाँ इसका थोड़ा बेसिक यूज़ होगा। और बाइनरी सर्च वगैरह हो गया, ये कोड फोर्सेस डिव 4 में तो पहले 4 क्वेश्चन में तुमको मिलेगा नहीं है, डिव 3 में पहले 4 क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, डिव 2 में थर्ड क्वेश्चन के बाद तुमको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। स्लाइडिंग विंडो और 2 पॉइंटर इजी टॉपिक्स हैं। और क्या ये टॉपिक हमने सीख लिए तो क्या फिर DSA के लिए इनका अलग से पढ़ना होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो तुम यहाँ से सीखोगे वो 100% DSA में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसका ऐसे नहीं सोचना कि यार बाइनरी सर्च एक मैंने CP के लिए पढ़ी, अब बाइनरी सर्च का DSA के लिए भी पढ़नी है, ये सब ऐसे वो नहीं है। मतलब अलग अलग नहीं है ये चीजें, एक ही पार्ट है, ये दोनों में यूज है। जैसे स्ट्राइवर का DP सीरीज मेंशन है, ग्राफ सीरीज मेंशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब DP हमको कहीं और से ही पढ़नी पड़ेगी DSA के लिए। ये यूजफुल होगी DSA में भी, बट ये तुमको हेल्प करेगा CP की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने के लिए। स्टार्टिंग में ही ये सब नहीं पढ़ लेना है, ये सब मेंशन इसलिए कर दिया गया है क्योंकि बाद में इसके रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। लाइक अगर तुम आगे जब ट्राई करना चाहोगे तो फिर तुम पूछ रहे होगे लोगों से, जब तुम अटकोगे इन चीज़ों में कि हाँ भाई ये चीज़ कहाँ से पढ़ें, कि भैया आप कुछ ये तो पढ़ लिया, बाइनरी सर्च तो पढ़ लिया, अब इसके क्वेश्चन कहाँ पे करें। तो ये चीज़ें ऐसी ही हैं जो तुम मतलब बेस्ट हैं, मतलब हमने 1.5-2 साल में ये चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं, ठीक है। अब जैसे CA शीट है, अब इंसान क्या करता है कि जैसे कई लोगों की आदत होती है कि भाई मैंने एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ सीख ली, अब इसके मैं 5-6 क्वेश्चन करूंगा। मेरी ऐसी आदत है कि मैं इस टाइप पे 7-8 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद मैं ये चीज़ें सीख पाता हूँ, ठीक है। और कोई पर्सन ऐसा होता है कि उसे हर एक प्रॉब्लम में ना नई चीज़ चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, अब ये प्रॉब्लम एक मैं इस टाइप की एक करूंगा, अब नेक्स्ट वाली मेरे को अलग चाहिए, तो वो CA को फॉलो कर सकता है। एक बंदा चाहता है कि हाँ यार मेरे को एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है, मैंने बाइनरी सर्च बेसिक सीख लिया, अब उसमें मैं कम से कम 15-20 प्रॉब्लम से ही मेरे को कॉन्फिडेंस आता है, मेरे को उतना सीखना ही सीखना है, तो वो बंदा कोड फोर्सेस को ले सकता है।
अब इसमें यहाँ पर कई चीज़ों के मल्टीपल रिसोर्सेज भी मेंशन्ड है, लाइक हमने बता दिया कि भाई कोड फोर्सेस एडू सेक्शन में भी है, बाइनरी सर्च और आदित्य वर्मा की प्लेलिस्ट भी है। तो किससे पढ़नी है, तो ये जो तुम खुद एक्सप्लोर करोगे तुमको पता चलता जाएगा कि हाँ भाई इधर से पढ़ना है, ये अच्छा है। बट जो बेस्ट है मार्केट में, जो तुम सबसे अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो, वो हमने बता दी है। इसके बाद ये है ना कि ये तुम्हारे अभी कोई स्टार्टिंग के पॉइंट का नहीं है कि हाँ भाई ये पढ़ के ही रखना है या ये करके ही रखना है, मतलब ये स्टार्टिंग से ही हमको इसमें मतलब कमांड चाहिए, ऐसा नहीं है। ये चीजें तुम्हारी थ्रू आउट द सीपी जर्नी चलेंगी, मतलब ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये सालों में सीखने वाली चीजें हैं। मतलब ये ग्रेजुअली तुम जब जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, रेटिंग्स इंक्रीज होती जाएंगी, वैसे वैसे तुम्हें ये चीजें अपने अपने मूवमेंट पे आती रहेंगी। जैसे तुमसे ए बी सवाल अब लगातार हर दो कॉन्टेस्ट से बने जा रहा है, पर तुम सी में आके अटक जा रहे हो। तो तुम सी को देखोगे कि यार क्या लग रहा है, तो पता चला यार सी में बाइनरी, कभी बाइनरी सर्च लग रहा है सी में, तो कभी हमारा सी डीपी की प्रॉब्लम आ जा रही है सी में। तब तुमको जाना है कि अच्छा डीपी की प्रॉब्लम आ रही है, बाइनरी सर्च की आ रही है, ए बी में बना ले रहा हूँ, तो चलो ये पढ़ लेते हैं। यार नंबर थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है बी में, वो मैं बना नहीं पाता हूँ, जीसीडी एलसीएम मेरे से हो नहीं रहा है। अच्छा भैया ने बताया था कि कोड एंड कोड की सीरीज है नंबर थ्योरी की, उसको देख लो, तो वहां से फिर जीसीडी पढ़ लेना है। मतलब जैसे जैसे तुमको चीज आएंगी वैसे वैसे पढ़ना है, इसको ऐसे देख कर डर मत जाना कि यार सब कुछ रख दिया अब सारा एक साथ कैसे पढ़े। यस, बिल्कुल करेक्ट कहा अंकुर ने। सो लाइक ये मतलब तुम्हें इकट्ठा दे दिया है, तुम्हें मटेरियल इकट्ठा दे दिया, एंड जब जिस टाइम पे तुम सॉल्व कर रहे होगे एंड उस टाइम पे तुम्हें जहाँ दिक्कत आई होगी, ये चैनल्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो एंड तुम अपनी क्लियर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। सो रिसोर्सेज की सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि मेन दिक्कत यही आती है कि भाई ठीक है रोड मैप मिल गया, रिसोर्सेज मिल गए, मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, पर मैं मेरी रेटिंग इंक्रीज़ नहीं हो पा रही। मैं जितने भी क्वेश्चंस लगा पा रहा हूँ कॉन्टेस्ट के टाइम पे मैं सॉल्व नहीं कर पाता, पर मैं ऐसे बिना जब कॉन्टेस्ट खत्म हो जाता है और जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब हो जाते हैं। तो ये बहुत दिक्कत आती है, एंड इसको बेसिकली एक तरीका होता है कि इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है। सो दो टाइप की अगर ऐसे बोला, ऐसे कुछ होता नहीं है पर इसको बता नहीं है थ्योरी वाइज में, तो दो टाइप की होती है कि प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी हो गई और लर्निंग स्ट्रैटेजी हो गई। ठीक है, प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, बेसिकली तुम हर एक रेटिंग लेवल के एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जैसे कि कोड प्रोसेस से बात करता हूँ, कोड प्रोसेस में मिनिमम रेटिंग एक क्वेश्चन की होती है 800। ठीक है, 800 से प्रॉब्लम की रेटिंग स्टार्ट होती है एंड वो जाता है अप टू 3500 तक। ठीक है, अब जो बिगनर है या मीडियम है, जो बिगनर है उसको तो स्टार्ट ही 800 से करना है। अब 800 पे अब वो बोलेगा कि भैया मैंने साइट खोली, मैंने देखा तो भैया इसको तो भैया 200-300 क्वेश्चन है, मैं सारे तो करने बैठूंगा नहीं। ठीक है, तो सारे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई वुड से कि कोई भी 40 रैंडम क्वेश्चन उठाओ एक रेटिंग लेवल के, जैसे 800 से स्टार्ट करा तो 800 के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बिना बिना कुछ सोचे समझे। एंड तुम जब तुम 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमारे अंदर एक वो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ, कि अब मैं सपोज कोई सा भी मेरे को कॉन्टेस्ट में 800 लेवल का प्रॉब्लम आ गई तो मैं ऐसे ही फटाक से कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली अब जैसे तुमने 800 के 40 क्वेश्चन कर लिए तो मैं कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई मेरे को अब मैं कर सकता हूँ। अब लेवल को इंक्रीज़ करो, 800 से अब जाओ 1000 पे, 1000 के 40 क्वेश्चन करो और लेवल कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1000 के तुमने 40 क्वेश्चन भी कर लिए तो फिर तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हाँ मेरे को लगता है कि शायद प्रॉबेबली एक क्वेश्चन कर दूंगा या नहीं भी कर दूंगा। तो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट 40 तो एक बेसिक बेस नंबर है कि इतने तो एटलीस्ट करो। अगर तो मैं नीड आती है कि हम मेरे को इस रेटिंग लेवल पे मैं अभी अच्छा नहीं हूँ, सो आई वुड सजेस्ट कि थोड़े से और प्रैक्टिस करो। इस पर तुमको कॉन्फिडेंस, तुम्हें जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तुम देखते जाओगे कि हाँ मैं से ये क्वेश्चन उठाया, ये हो गया, ये उठाया, ये कर दिया, ये उठाया, ये कर दिया। जब ऐसी चीज़ आ रही होगी ना तब तुम समझ जाओ कि हाँ मेरे को इस रेटिंग पे अब रुक जाना चाहिए, मेरा अब अच्छे से हो गया इस पे। अब मेरे को नेक्स्ट अब जो जैसे 1000 पे, 1000 से तुम 1200 पे जाओ एंड वो सॉल्व करो। ऐसे क्या होगा, तुम चीज़ें नई नई सीखते जाओगे। अब ऐसे बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि भाई सीपी स्टार्ट करने के लिए डीएसए आना ज़रूरी है। आई वुड से नहीं, एक बेसिक सी लैंग्वेज आनी चाहिए, सी प्लस प्लस जावा पाइथन में से, उसको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए एंड बस घुस जाओ मैदान में और क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। और स्टार्ट भी कौन से करना है, जो ईजी मतलब बेस लेवल से स्टार्ट करें, नहीं कि एकदम से टॉप लेवल पे उठा लिया एंड सॉल्व करने बैठ गए। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाया उसको करने बैठते हैं एंड अगर हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो उसमें एक सोल्यूशन टैब भी होता है, एडिटोरियल टैब बोल सकते हैं, उसको तुम उसको पढ़ के उसको समझ सकते हो कि हाँ इसमें क्या अप्रोच यूज़ हो रही है। उस अप्रोच पढ़ने के बाद फिर तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत लोग क्या करते हैं कि एडिटोरियल पढ़ लिया, सोल्यूशन देख लिया, अच्छा इसने ऐसे कोड करा और फिर उसको कॉपी पेस्ट मार के कर दिया या फिर उसको सेम टू सेम चेप दिया। पर ऐसे तुम कुछ सीखोगे नहीं, तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरे को आ गया, मैं समझ गया, पर मैं एक हफ्ते बाद अगर तुम्हें वही सेम क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें नहीं होगा। ठीक है, तुम भूल चलोगे कि ये इसको मैंने कैसे किया था। सो आई वुड सजेस्ट, जब तो तुम बेसिकली सीपी एक तरह से मैथ्स है, मैथ्स से तुम थ्योरी पढ़ लोगे और तुम बोलोगे मेरे को आ गया, तो ऐसे नहीं होता। तुम्हें बेसिकली मैथ्स में सॉल्व करना होता है, जब तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे तब तक तुम
कॉन्फिडेंट नहीं होगे। तो सिमिलरली सीपी का ऐसा सिनेरियो होता है। अब इसमें बोला है कि एक तो प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी ये हो गई कि हाँ हर एक रेटिंग लेवल के कहाँ 40 क्वेश्चन करो। अब इसकी भी एक वेबसाइट होती है C2OJ लैडर्स करके होती है। गूगल पर टाइप करोगे C2OJ लैडर्स तो तुम्हें फर्स्ट लिंक आ जाएगी। फर्स्ट लिंक पे उसमें कैटेगरी के वाइज प्रॉब्लम सेट है, जैसे कि 800 का टैब होगा, 1000 का टैब होगा। अगर तुम्हें लाइक इस पर देखना ही है सो इस पर दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने C2OJ लैडर टाइप करा है, ठीक है। सो यहाँ पे C2 लैडर्स दिखा रहा है मेरे को, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। यहाँ पर तो अपना CF का हैंडल डाल दोगे एंड यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा 800, 900, 1000। वैसे तुम 800 पे आए, तुम बिगनर हो, तुम 800 पे आए एंड यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिख रही है। कितनी दिख रही, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो वैसे तुम या तो फर्स्ट 40 कर लो या रैंडमली कोई सी 40 उठा लो, ठीक है। जैसे मैंने ये उठाया, इस पर क्लिक करा एंड CF का साइड खुल गई। यहाँ से तुम अपने प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे। ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करा, ये हो गया, नेक्स्ट पे आए, ऐसे सॉल्व करते गए, ठीक है, एटलीस्ट 40 करने। सो ये हो गया कि इसको तुम्हें मिल गया, क्वेश्चन बैंक मिल गया तरह से कि हाँ कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। दूसरी थी लर्निंग स्ट्रैटेजी। लर्निंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, बेसिकली प्रैक्टिस तो होती है पर तुम बेसिकली हायर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होते हैं। हायर कॉन्सेप्ट जैसे कि बाइनरी सर्च होती है। बाइनरी सर्च तो बेसिक लोगों को पता होता है टेम्पलेट की, हाँ वो कैसे चल रहा होता है। और उस पर जब कैसे टाइप के प्रॉब्लम आते हैं तो उस चीज़ को सीख रहे होते हो। बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरे पे चलती है, पर ऐसा नहीं होता। कहीं का जो अनसॉर्टेड एरे होती है उस पर भी बाइनरी सर्च लग जाती है, उस पर सिर्फ एक टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है उसी बाइनरी सर्च लग सकती है और कोई सा एरे आ गया, तो वो नहीं होता। तो ऐसा गलत होता है, ऐसा नहीं होता। मतलब 90% ऑफ केसेस में ऐसा मान सकते हो, पर 10% ऑफ द केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अनसॉर्टेड एरे होती है या एक लीनियर फैशन में कुछ चीज़ नहीं होती, वहाँ पे भी बाइनरी सर्च लग जाती है। तो इस चीज़ में तुम रिसर्च कर रहे हो, तुम पढ़ रहे होते हो कि डिफरेंट वेबसाइट्स कौन सी हो गई, जो तुम्हें पता है CP एल्गोरिथम्स हो गई, और फिर GFG से भी पढ़ सकते हो। GFG के डिफरेंट आर्टिकल्स आते हैं, वहाँ से ही पढ़ सकते हो। सो ये हो गया कि तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब मैं आशुतोष को बुलाता हूँ, वो इस PPT को कंटिन्यू करेगा। Am I audible? यस यू आर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग थम्स अप कर दो। तो ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हम लोग इसमें देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सीपी। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की क्या क्या एडवांटेजेस होती है। सबसे पहली बात क्या है कि ये हमारी लॉजिकल्स और एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करता है। सीपी क्या है, सीपी में अगर तुम देखोगे तो 80 to 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो होती है वो मैथमेटिकल बेस्ड होती है। मैथमेटिकल बेस्ड का मतलब कि उसमें तुमको इक्वेशंस टाइप की क्वेश्चन आती है, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है या कुछ पैटर्न फाइंड करना पड़ता है उतने प्रॉब्लम्स में से। अब अगर मान लो कि तुम्हारी पैटर्न थिंकिंग स्किल अच्छी है और तुम उस प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से मतलब उस जो भी तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वहां से तुम उस इक्वेशंस को निकाल के तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इससे फायदा क्या होता है ना, अब मान लो कि जैसे तुम अगर किसी भी कंपनी में ऑनलाइन असेसमेंट वगैरह देते हो तो वहां पे देखोगे इंटरव्यू में पजल्स राउंड होती है, पजल राउंड के बाद असेसमेंट होता है और असेसमेंट में एप्टीट्यूड होता है। अगर तुम्हारी सीपी की थिंकिंग स्किल्स अच्छी है तो तुम क्या फायदा होगा ना कि तुम्हारे जो एप्टीट्यूड है, मतलब एप्टीट्यूड की जो क्वेश्चंस होती है या जो पजल्स थिंकिंग वो उस टाइप के प्रॉब्लम्स जो होते हैं तुम इजिली क्रैक कर सकते हो और सोच सकते हो। नेक्स्ट है ये हमारी एल्गोरिथम्स की नॉलेज को इम्प्रूव करता है। जैसे सही बात है, जैसे मान लो कि तुम अगर एक नॉर्मल डीएसए के प्रॉब्लम्स को करते हो, जैसे मान लो कि इसमें कुछ अच्छी एल्गोरिथम्स होती है, जैसे डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम मान लो। जैसे अभी अंकुर ने तुम्हें बताया कि डीएसए में क्या होता है ना कि एकदम जो क्वेश्चंस होती है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होती है कि मुझे सम ऑफ द इवन नंबर फाइंड करनी है। बट यहाँ पे क्या है ना कि उसमें प्रॉब्लम्स टाइप की क्वेश्चन आती है और इस प्रॉब्लम से तुमको क्या फायदा होगा कि तुम उस प्रॉब्लम में जैसे ट्रीज टाइप की प्रॉब्लम आ गई उसी क्वेश्चंस को वो मतलब वो ट्विस्ट करके पूछ देता है। जैसे हम एक एग्जांपल्स में बताते हैं, जैसे मान लो कि हम जैसे ओला या उबर वगैरह बुक करते हैं, अब हमको इस कंट्री से उस कंट्री की तरफ मुझे जाना है, राइट। तो अब सीपी में क्या है ना, जैसे हम लोग होता है शॉर्टेस्ट पाथ। अब जैसे गूगल मैप्स में देखो, गूगल मैप्स क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग वहां से बताते हैं कि उस पॉइंट से उस पॉइंट का क्या होगा। अगर इसमें हमारी एल्गोरिथम्स लगती है, अगर हम सीपी के थ्रू करते हैं तो क्वेश्चन तो उसमें देखोगे कि प्रॉब्लम्स की टाइप में आती है। अब जो प्रॉब्लम जो स्टोरी टाइप में आता है तुम स्टोरी से देख सकते हो, जब तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हाँ लगी तुम्हें फील होगा कि हाँ मैंने कुछ रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। थर्ड पॉइंट है इट्स एन एक्सीलेंट एडिशन टू योर सीवी। अब देखो जैसे मान लो कि तुम अगर 5 स्टार कोडर हो या एक्सपर्ट हो कोड फोर्सेस पे, या मान लो कि तुम्हारी और अच्छी प्रोफाइल है, तुम किसी फाइनलिस्ट हो, किसी
गूगल किक स्टार्ट हो गया या हैकर कप हो गया, इसमें तुम अगर फाइनलिस्ट हो तो तुम्हारी जो रेज्यूमे होती है वो अपर एज हो जाएगी, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट से तुम्हारी रेज्यूमे बिल्कुल अलग हो जाएगी। और उसमें क्या फायदा होता है ना कि जो कंपनी है, जिस जो रिक्रूटर्स होती है वो तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच करती है कि आप मेरे कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स इम्प्रूव योर नेटवर्क्स ऑफ फ्रेंड हु आर पैशनेट अबाउट प्रोग्रामिंग्स। ये जैसे देख लो, जैसे मान लो कि तुम्हारे फ्रेंड आईसीपीसी, एक हम लोग की कॉम्पिटिशन्स होती है। आईसीपीसी में क्या होता है ना कि तुम एक ग्रुप बनाते हो और उस ग्रुप में क्या होता है, अब उस तो ऐसे मान लो 3 से 4 टीम का ग्रुप है। उस ग्रुप में तुम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हो कि मेरी क्या अप्रोच होगी, किस टाइप की प्रॉब्लम्स को होती है। उसमें तुम अगर देखोगे तो हमारी जो एनएससीसी की जो ग्रुप है, उसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स के ग्रुप है, वहाँ पे तुम लोग ज्वाइन करो। वहाँ काफ़ी सीनियर्स है, तुम्हें गाइड कर देंगे। वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स हैं, जो कि तुम्हें गाइड करेंगे। फिर तुम वहाँ से अपने पीयर्स ग्रुप को बनाओ, वहाँ से तुम बनाओ, फिर तुम भी किसी बड़े-बड़े कॉन्टेस्ट, आईसीपीसी हो गया, हैकर कप हो गया, इसमें ग्रुप बना के पार्टिसिपेट करो। इस टाइप से पार्टिसिपेशन से तुम्हारी रिज्यूमे जो होगी, वो बूस्ट अप हो जाती है। एंड इट इज सपोर्टेड बाय फेमस, और जैसे देखो गूगल होता है, गूगल हो गया, अमेज़न, फेसबुक, ये सारी की जो जैसे गूगल की किक स्टार्ट हो गई। अगर किक स्टार्ट जो कॉम्पिटिशन होता है वो अब तो ऐसे किक स्टार्ट बंद हो गया क्योंकि हायरिंग फ्रीज के कारण, बट पहले जो किक स्टार्ट होती थी उसमें क्या होता था ना कि अब मान लो हर मंथ किक स्टार्ट होता था। अगर मान लो तुम किसी भी मंथ में एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो गूगल के सामने तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शंस की कि उसको इंटरव्यू जो शेड्यूल होने के चांसेस है वो तुम्हारी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम इस टाइप के जो प्लेटफ़ॉर्म्स है, यहाँ पे तुम एक अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर सकते हो। अगर तुम यहाँ अच्छा करोगे तो फिर तुम्हारी जो ऑनलाइन असेसमेंट होती है वो तुम्हारी स्किप कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम सिर्फ़ डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल होगा तुम्हारा। डीएसए बिकम्स केक वॉक। अगर तुम अच्छे से सीपी करते हो, सीपी में एडवांस टॉपिक पढ़ लेते हो, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, ट्रीज़, सेगमेंट ट्री, फेनविक ट्री, ये सब टाइप के अगर एडवांस टॉपिक तुम अगर पढ़ लोगे, तो डीएसए तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मतलब ईज़ी होता है। तुम वहाँ पे कोड ऑप्टिमाइज़ेशन सीख सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीख सकते हो, किस टाइप के कंस्ट्रेंट के अंदर हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कितने टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये सारा चीज़ तुम सीपी से सीख सकते हो। तो उस केस में तुम्हारे लिए डीएसए तो कुछ नहीं है, मतलब डीएसए इज़ सिंपली अ केक वॉक इफ यू आर गुड एट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब जैसे ओए और इंटरव्यू हुआ, ये बहुत अच्छे पॉइंट है। जैसे मान लो कि कोई एक स्टूडेंट डीएसए कर रहा है और एक मान लो कि तुम हो जो कि तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो। उस दोनों में क्या अंतर होगा? सीपी जो तुम कर रहे हो वो एक टाइम बाउंड के अंदर है ना? अब मान लो ओए में आएगा 2 आवर्स के टाइम में। अब मान लो कि क्वेश्चन बहुत ईज़ी आ जाता है, तो क्वेश्चन अगर ईज़ी आएगा तो क्या फ़ायदा होगा? जो डीएसए वाला भी होगा और जो सीपी वाला होगा, वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। बट अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो तुम्हारे पास स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है। अब उस केस से क्या फ़ायदा होगा ना कि तुम जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर ज़्यादा स्टूडेंट सवाल बनाएगा तो ऑब्वियस बात है कि कंपनी जो कि वो टाइम या कोड क्वालिटी के बेसिस पे तुमको जज करेगी। अब इससे तुमको सीपी में फ़ायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें जैसे मान लो 2 घंटे का टाइम है, तुमने उस क्वेश्चन्स को 30 मिनट्स में बना दिया। और जो डीएसए वाले वो लोग भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बट उसमें क्या है ना कि उसमें उनको काफ़ी टाइम लगा। अब उस केस में तुम्हें फ़ायदा होगा। इसलिए ओए और इंटरव्यू के लिए सीपी मस्ट है। कुछ ना कुछ नहीं भी हो, कॉन्टेस्ट हमेशा दो, चाहे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म दो, बट कॉन्टेस्ट इज़ मैंडेटरी। या तुम लीड कोड पे देना है दो या कोड फोर्सेस पूछे, बट एटलीस्ट ट्राई टू गिव कॉन्टेस्ट एनीवेयर इफ यू आर गेटिंग। बूस्ट कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है, जैसे मान लो कि हम एक्सपर्ट है कोड फोर्सेस पे या हम कैंडिडेट मास्टर है, तो तुम्हें अपने आप में कॉन्फिडेंस होगी, यार ये तो ठीक है, अब मैं ओए तो आराम से क्रैक कर लूँगा, क्योंकि 90% जो क्वेश्चन्स आती है वो तो मैंने बना चुका है। तो इससे तुम्हारी मेमोरी जो होती है बूस्ट होती है। अगर तुम्हारी माइंड अच्छी है, अब तुम्हारी कॉन्फिडेंस अच्छी है, तो तुमको इंटरव्यू में उतना डर नहीं लगेगा कि चलो, अब तो अगर कोई इंटरव्यू सवाल भी देगा तो 45 मिनट का शेड्यूल होता है। जैसे एक एक मान लो इंटरव्यू होता है, उसमें 45 मिनट्स का शेड्यूल होता है। अब उस 45 मिनट्स में, क्योंकि तुम तो सीपी करते हो, तुम्हारी एक्सपीरियंस है उसमें, अब तुम क्या कर सकते हो, 45 मिनट कैसा भी नया सवाल आएगा, तुम उसको सोच लोगे, उसको बना लोगे। तो उससे तुम्हारी कॉन्फिडेंस तो बूस्ट अप ही रहती है। थर्ड है, ओके, नाउ प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटी। यहाँ पे क्या होता है, अब मान लो सीपी करते हो, सीपी में जब तुम आईसीपीसी, जैसे आईसीपीसी होता है कंपटीशन या हैकर, आईसीपीसी में क्या होता है, अगर तुम रीजनल्स में सेलेक्ट हो जाते हो, फिर तुम जाते हो कंपटीशन देने जो ऑन साइड होते हैं। अब ऑन साइड में बहुत टॉप टॉप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स होते हैं। अब वहाँ तुम उनसे मिलोगे, उनकी बहुत सारी उनसे समझोगे किस टाइप से कैसे प्रोग्राम होता है। वहाँ पे तुम देखोगे कि हमसे कितने अच्छे अच्छे लोग जो है जो कि अच्छे प्रोग्रामिंग करते हैं। वहाँ से तुमको क्या होगा ना, बहुत नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। इट्स ऑफर अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो भी सही बात है। अगर तुम्हारे रिज्यूमे में अच्छी पोर्टफोलियो होगी, तुम अगर अच्छे अच्छे प्रोफाइल होगी, तो तुम्हारी अचीवमेंट अच्छी होगी। तो इसमें ऐसा है ना कि मान लो कि तुम अगर डेटा डीएस या तुम सीपी करते हो, या मान लो कि तुम अगर डेवलपमेंट करते हो, तो सीपी को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है डेवलपमेंट से। क्यों?
कि किसी भी तुम कंपनी में जाओगे तो कंपनी को क्या चाहिए कि जो भी स्टूडेंट है वो प्रेशर हैंडल कर सके, वो डिवर्किंग स्किल अच्छी हो। तो तुम सीपी में ही सारे फायदे होते हैं, इसीलिए सीपी को प्रेफर करना चाहिए। अभी तुम अगर बिगनर हो तो फर्स्ट 2 इयर्स में हो तो तुम पूरा सीपी पे ही फोकस करना। इट बूस्ट योर रिज्यूमे फॉर स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड। ये तो पॉइंट है, अगर तुम्हारी अच्छी प्रोफाइल होगी तो तुम बूस्ट कर सकते हो। इजी टू गेट रेफरल, ये बहुत अच्छी पॉइंट है। जैसे मान लो आप कोई बंदा है जो कि डीएसए कर रहा है, उसकी तो ठीक है उसने 500-600 पर लीड कोड बना ले, बट मान लो किसी ने कोड फोर्सेस पे बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनाई है, काफी अच्छी प्रॉब्लम बनाई है, तो उसकी चांसेस क्या है रेफरल की बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसे पता है कि इसने बहुत सारे कॉन्टेस्ट दिया है। अब इसने अगर बहुत सारे कॉन्टेस्ट दिया है तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो अच्छी होगी, प्लस इसने एक टाइम वेरिएट में कॉन्टेस्ट दिया है, इसकी डिबगिंग स्किल्स अच्छी है। और किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय में अगर तुम रेफर मांगोगे तो उसको क्या चाहिए कि जो भी कैंडिडेट आएगा उसकी ये डिबगिंग स्किल्स, उसकी थिंकिंग स्किल्स, उसकी एनालिटिकल स्किल ये सारी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए सीपी जो होता है रेफरल लेने में इजी चांसेस होती है। ना हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। टाइम कंज्यूमिंग होता है, टू द पॉइंट है। जैसे मान लो आज एक क्वेश्चन तुमने बनाया, अब वो मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हें 8 आवर्स लग गया उस क्वेश्चन में। अब तुम्हारे पास और भी तो कुछ काम होता है, जैसे डेवलपमेंट करनी है, कुछ साइड प्रोजेक्ट है, कुछ असाइनमेंट है, अब तो वहाँ तुम्हारा पूरा टाइम चला गया। तो ऐसा नहीं है कि सीपी छोड़ दो, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स ट्राई टू गिव ऑन अ गिवन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि तुम पूरा मतलब अगर मान लो कि 12 आवर्स तो तुम ऐसे ही शेड्यूल बिजी रहता है, अब उसमें तुम अगर 10 आवर्स दे ही दोगे सीपी में तो फिर तुम्हारे पास और भी तो काम है ना। तो इसलिए तुम 3 to 4 आवर ही एक क्वेश्चन पे दो, नहीं बनेगा टेक हेल्प फ्रॉम द ट्यूटोरियल्स, या तुम किसी से भी पूछ लो, यूट्यूब है, सीनियर्स है, एनीवन कैन गाइड यू। लिमिटेड स्कोप, सीपी में जो स्कोप मतलब स्कोप जो होती है ना वो काफी लिमिटेड है। जैसे मान लो कि क्या है ना, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लिमिटेड स्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो होती है वो तुम्हारी प्योर माइंड वाली माइंड गेम है। जैसे डीएसए में है कि डीएसए या मान लो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में क्या है ना कि लार्ज अमाउंट ऑफ तुम्हारे पास सारे टाइप की टेक स्टैक पड़ी हुई है, जैसे रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट जीएस। बट सीपी तो ऑल अबाउट क्या है, थिंकिंग है। अब मान लो कि हायर रेटेड प्रॉब्लम्स आ गया तो उसकी तो स्कोप नहीं है ना, उसमें तुमको तुम्हारी माइंड से ही तुमको सोचनी पड़ेगी कि हम कैसे अप्रोच करें किसी भी प्रॉब्लम्स को। तो ये थोड़ा डिमेरिट है सीपी का। स्ट्रेसफुल होता है, स्ट्रेसफुल इज सीपी इज वेरी स्ट्रेसफुल। जैसे मान लो आज तुम्हें कॉन्टेस्ट देने बैठ गया, कॉन्टेस्ट में तुमने सवाल बनाया, वो तुमसे गलत आ रहा है, रॉन्ग आंसर आ रहा है, बार बार उस पर रॉन्ग आ रहा है, तो एक स्ट्रेस हो जाता है यार, एक भी सवाल हमसे बन नहीं रहा है, हम क्या करें। ऐसे मेरे साथ भी होता है ऐसा स्ट्रेस, मैंने जब क्वेश्चन बनाता हूँ मुझे बनता ही नहीं है, कभी कभी तो पहला सवाल ही नहीं बनता है। तो सीपी स्ट्रेस होता है, बट स्ट्रेस है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते आदमी परफेक्ट हो जाता है। ओवर एम्फेसिस ऑन स्पीड, हाँ इसमें जैसे मान लो कभी एक क्वेश्चन आता है, अब जैसे सीपी में क्या होता है ना कि रैंक होती है वहाँ। अब जैसे मान लो किसी लोग को देखोगे कि 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, बट इसमें क्या लॉस हो सकता है ना, मान लो कि इतना हड़बड़ी में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो चांसेस है कि अगर मान लो क्वेश्चन जैसे तुरंत पढ़ के वो सॉल्व कर रहा है, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन समझ नहीं पाया अच्छा से, उसको रॉन्ग आंसर आ रहा है बार बार, फिर भी वो सबमिट कर रहा है क्योंकि मेरा रैंक इंप्रूव होना चाहिए। तो इसलिए देखोगे तो इम्प्रेसिव स्पीड पे नहीं करनी चाहिए, आराम से क्वेश्चंस पे टाइम दो। टेक रैंक डजंट मैटर, रैंक कर मान लो कि तुमको 4000 5000 या कुछ भी रैंक आ रही है, बट अगर तुमने वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया वो तुमको अंदर से खुशी मिलेगी, हाँ कम से कम मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बर्नआउट, बर्न जैसे मान लो बर्नआउट का मतलब क्या हो, अब मान लो तुम एक सीपी में क्वेश्चंस बना रहे हो, अब वो तुमसे बनता ही नहीं है, स्ट्रेस आता है बहुत, तुम 4 to 5 आवर्स दे रहे हो सीपी में, अब तुम बना नहीं पा रहे हो, तो ये ओवरऑल देखोगे तो ये तुम्हारा बर्नआउट हो जाता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है ना, मान लो कि सवाल नहीं बना पा रहे हो तो। डिप्रिक्टेड कोड क्वालिटी, जैसे मान लो जब किसी भी कंपनी के ऑनलाइन असेसमेंट में जाओगे तो उसमें क्या होता है, जो भी कोड होता है वो कंपनी बोलता है कि हमको जो कोड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब एक अच्छा कोड क्वालिटी तुमको लिखना होगा। बट सीपी में क्या है कि तुम आई जे के एक्स वाई जेड वेरिएबल बना के कैसे भी टेस्ट को चला देते हो। और अगर तुम किसी भी ऑनलाइन असेसमेंट में जाओगे वहाँ तुम्हारी कोड अगर तुमने सवाल बना भी लिया फिर भी तुम्हारी कोड क्वालिटी वहाँ जज होती है। अगर मान लो कि उस कोड क्वालिटी में तुम अगर नहीं अच्छे हो तो तुम सवाल क्यों ना बना लो, तो बट भी तुम्हारा रिजेक्शन चांसेस पे बढ़ जाता है। इसीलिए अगर सीपी कर भी रहे हो तो कोड क्वालिटी पे फोकस करना। नैरो फोकस, ओवर कॉम्प्लेक्सिंग द इजियर टास्क। ओके, ओवर कॉम्प्लेक्सिंग द इजियर टास्क मतलब जैसे मान लो ओवर कॉम्प्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, आज मान लो कि मेरे पास एक प्रॉब्लम आया जो कि बहुत सिंपल है, हम इफ एल से लगा सकते हैं, फिर भी अगर तुम सीपी करोगे तुम सोचोगे नहीं यहाँ तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, नहीं यहाँ पे हम नंबर थ्री लगा लेंगे। तो तुम एक आसान क्वेश्चन से रहता है, जैसे अगर तुम कोड फोर्सेस करोगे तो उसकी पहली प्रॉब्लम बहुत ईजी होती है, फिर भी अगर उसमें देखोगे तो काफी लोग इसमें ग्राफ डीपी ऐसे चीज सोच लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले हमेशा सोचो कि तुमको पता है कि प्रॉब्लम ए है अगर क्वेश्चन का,
तो तुमको पता है कि वो मतलब ईजी होगा क्योंकि प्रॉब्लम अगर ए है तो उसमें तुम सोचोगे कि क्या कोड हो सकता है शॉर्ट में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब एडवांस कोड लिखना है उसमें। वो सिंपल कोड होता है क्योंकि पहला वाला कोड, पहला मान लो पहला है ना, तो पहला में सिंपली तुम इजिली कोड कर सकते हो। नैरो फोकस क्या है ना, अब जैसे मान लो कि 90% कंपनीज जो होती है ना वो सीपी, प्योर सीपी बेस्ड होती है, जैसे गूगल हो गया, अमेजोन, गूगल, फ्लिपकार्ट, डायरेक्ट आई कोऑर्डिनेशन, ये सब मान लो प्योर सीपी कंपनीज हो गई। लेकिन अगर मान लो रिमेनिंग 90% जो कंपनीज है वो क्या होती है, अगर तुम प्योरली नैरो फोकस सिर्फ सीपी पे करोगे, नहीं हमको सिर्फ सीपी करना है, सीपी करना है, बट और भी चीज पढ़ना है, जैसे मान लो तुम्हारे पास हाँ, यहाँ पे तुमको क्या करना है, प्रोजेक्ट्स पे काम करनी है, कंप्यूटर साइंस की फंडामेंटल जाननी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। क्योंकि तुम्हें ही पता है कि अगर प्रोबेबिलिटी जो होती है जो 90% कंपनी में प्लेस होने की वो ज्यादा होती है एज कम्पेरिजन टू 10% ऑफ द कंपनी, है ना। तो अगर मान लो अगर तुम खाली सीपी पे नैरो फोकस करोगे कि मतलब हम सिर्फ सीपी और एल्गोरिथम्स पे ही काम करेंगे, तो तुम फिर इधर तुम्हारा कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स प्रोजेक्ट्स नहीं है। अब प्रोजेक्ट नहीं है, अब तुम्हारा सीपी में फिर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, अगर सीपी भी तुम्हारा अच्छा नहीं है तो फिर तुम्हारी अपॉर्चुनिटी भी लूज हो जाएगी। इसलिए ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस करो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्योर सीपी पे ही फोकस करना है। यानी तुम सवाल बनाओ, 2 से 3 पर डे सवाल बनाओ, इट्स वेल ये एंड गुड, पॉइंट्स बट जो हैं ये सब हम क्वेश्चंस में भी एक बार, जैसे अगर इनसे रिलेटेड तुम्हें डाउट है वो हम क्वेश्चंस में भी कवर कर लेंगे। हाँ अब अगर तो डाउट हो तो डूज एंड डोंट देखते हैं क्या सीपी में ओके, नहीं करना चाहिए। ये हमारा लास्ट पार्ट है, डूज एंड डोंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ना पार्टिसिपेट इन एवरी कॉन्टेस्ट, ये पॉइंट, अगर तुमको सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, या तो तुम लीड कोड पे दे रहे हो या कोड फोर्सेस या कोड सेट, किसी भी कॉन्टेस्ट में दे रहे हो, बट हाँ ट्राई टू पार्टिसिपेट इन एनी कॉन्टेस्ट। ऐसे नहीं कि हम कोड फोर्सेस पर ही कॉन्टेस्ट मुझे देना है, तुम बहुत सारी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है, तुम कहीं से भी दे सकते हो, बट हाँ ट्राई टू पार्टिसिपेट इन एवरी कॉन्टेस्ट। ऑलवेज सब सॉल्व द प्रॉब्लम यू कुडंट नो, अगर तुम क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हो तो यूट्यूब पे हिंट्स है, यूट्यूब पे एडिटोरियल देखो, या तुम्हारे पास एडिटोरियल्स है या एनएसएससी में सीनियर्स है, वो तुमको गाइड कर देगा, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो देयर आर अपॉर्चुनिटी, बस तुम ट्राई करो। एनएसएससी में काफी लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। इन अ मंथ इफ यू डू 100 प्रॉब्लम्स इज ग्रेट। जैसे मान लो कि तुम अगर फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हारे पास 2 साल है, और 2 साल में मान लो तुम अगर पर डे 100 प्रॉब्लम्स करते हो, तो तुमने 2400 प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर लिया मान लो 2 साल में। अगर इस 2 साल में तुमने 2400 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो तुमको पता है अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुमने पैटर्न समझ लिया ना उस प्रॉब्लम में कि किस टाइप की पैटर्न आ रही है क्वेश्चन में। अगर तुमको अगर पैटर्न मिल गया क्योंकि तुमने 2400 प्रॉब्लम्स बनाई है, तुम्हारे पास पैटर्न्स होगी, तो तुम्हारे पास अगर पैटर्न्स ज्यादा होगी ना प्रॉब्लम्स में, तो कोई अगर अच्छा बंदा भी होगा जो सीपी में मान लो बहुत जल्दी एक्सपर्ट बन गया, बट उसने कम प्रॉब्लम बनाई है, बट तो तुम्हारी चांसेस बढ़ जाएगी वहां पे क्योंकि तुमने काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। इफ यू ये जो फील अनकंफर्टेबल, पैटर्न का कितने प्रॉब्लम्स करना है ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है कि भाई कोई बंदा वो 50 हाँ 60 प्रॉब्लम में सीख लेता है, हो सकता है तुम वो 10 हाँ प्रॉब्लम में सीख लो, या फिर हो सकता है 70 80 प्रॉब्लम भी लग जाए। बेसिकली डूज में हमको ये करना है ना कि क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है कि भाई हमें, जैसे 100 प्रॉब्लम्स कर रहे हो तो हाँ यार बहुत बड़ी बात है। कभी भी जैसे अनकंफर्टेबल मत फील करो कि तुम नई रेटिंग की प्रॉब्लम कर रहे हो, तो जैसे 1000 1200 रेटेड प्रॉब्लम कर रहे हो 800 करने के बाद, तो तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत टफ है। तो उससे ऐसा मत फील करो कि यार ये तो बहुत ज्यादा टफ है, अब मेरे को दोबारा 800 वाली करनी चाहिए, क्योंकि हमको आगे भी तो बढ़ना है ना। हमेशा हमें नई नई हैबिट बनानी चाहिए कि भाई जो एल्गोज है नए नए एल्गो हम कवर करते रहें। और ट्राई करो कि तुम ना कंसिस्टेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, हर एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ कुछ प्रैक्टिस का एरिया है तो उसे प्रैक्टिस कर लो, देन उसके बाद वो प्रैक्टिस वो करो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक एडवाइस है, मान लो कि तुमने कोई क्वेश्चन किया वो तुमसे नहीं हुआ, तो तुम एक शीट बना लो, उसको उस क्वेश्चन को उस शीट में ऐड कर दो, एंड देन गूगल शीट में वहाँ पे रीजन लिख लो कि तुमसे क्यों नहीं हुआ, क्या टॉपिक तुमको नहीं आता था या तुम लॉजिक फ्रेम नहीं कर पाए, और उससे तुमने क्या सीखा। फिर 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद उस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करो। अपने साथ वहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे तुम फ्रेंड्स बना सकते हो, उनके दूसरों के कोड देखो कि हाँ भाई दूसरों के कोड से हमें क्या पता चल रहा है कि यार मेरे दोस्त ने तो ये क्वेश्चन मैंने 8 मिनट में किया, उसने तो 5 मिनट में कर दिया, अच्छा उसका कोड शॉर्ट होगा तो उसने क्या ऐसा लिखा कि इतनी जल्दी सॉल्व हो गया। और एनालाइज करो कि उससे हम क्या सीखते हैं, क्या सीख सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी या उसका क्वेश्चन करने का तरीका क्यों इतना अच्छा था या क्यों इतना क्लिकेबल था, या उसको 5 मिनट में लॉजिक आ गया तो मेरे को क्यों नहीं आया। और तुम जो ये जो कोड्स होते हैं जैसे बाइनरी सर्च का कोड है, टेम्पलेट है, या तुम्हारा कोई और टेम्पलेट है लाइक जो हेडर फाइल्स वगैरह है, या तुमको लॉन्ग लॉन्ग इंट वगैरह जो डिफाइन करते हैं, या जो तुम्हारे टेम्पलेट्स हैं जितने मतलब जो भी तुम्हारे
बार बार यूज होते हैं कोड, प्रीफिक्स सम हो गया, सफिक्स एरे हो गया, इन सबको तुम पहले से बना के भी उसके कोड स्निपेट भी रख सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम में ना तुमको थोड़ा टाइम देना चाहिए, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने ये प्रॉब्लम पढ़ी, मेरे से नहीं हो रही, अब मैं जाकर एडिटोरियल देख लूँ, उसके सॉल्यूशन को समझ लूँ, अच्छा ऐसे ऐसे करना है, सॉल्यूशन देख लिया, उसके बाद कोड कर दिया। ऐसा तुमको बिल्कुल नहीं करना है। एटलीस्ट 30 to 40 मिनट तुमको देने चाहिए, ठीक है। और एक इशू ये भी होता है कि भाई जो बंदा सीपी करता है ना, उसको ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड जो प्रॉब्लम्स हैं डीपी की या डीएसए की, मतलब कोई भी टॉपिक उठा लो, उसकी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम अब छोड़ सकता है कि यार मैंने तो इतनी सारी प्रॉब्लम कर ली, अब स्टैंडर्ड वाली नहीं भी करूंगा तो चल जाएगा। पर सीपी तुमको साथ देगी ऑनलाइन इंटरव्यूज में, क्योंकि वहां पे जो मेन पार्ट होता है वो होता है कि हाँ भाई हमें क्रॉस कराना है। पर जो ऑफलाइन इंटर मतलब ऑन साइट इंटरव्यूज होते हैं या 1 to 1 इंटरव्यूज होते हैं, उसमें तुम्हें बेस्ट सॉल्यूशन देना होता है, तो वहां पर तुमको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स पहले से आनी चाहिए। क्योंकि जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इंटरव्यूज में स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो तुम्हें पहले से पता होगा कि भाई ब्रूट फोर्स ये है, एन स्क्वायर सॉल्यूशन ये है, एन लॉग एन सॉल्यूशन ये है, ओ ऑफ एन ऐसे है या ओ ऑफ लॉग एन कैसे है। तो वो तुमको ध्यान रखना है कि तुम वो ना हो, मतलब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ना छोड़ो। कभी भी किसी प्रॉब्लम में फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि भाई यार ये प्रॉब्लम तो अब बन ही नहीं रही है, अब मैं क्या ही करूं, मेरे से तो होता ही नहीं है, मेरे से तो बनता ही नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन आती है, सीपी मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग या मतलब मोस्ट क्विटिंग एक तरीके से डोमेन भी है, कि हाँ भाई बंदा क्विट कर देता है, पहले तो जो जो उसमें पिक करता है देन क्विट कर देता है। बट बिलीव मी, अगर तुम इसे क्विट नहीं करते हो और तुम फर्स्ट सेकंड ईयर में अगर स्टार्ट कर लेते हो, फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे हो और तुम स्टार्ट करते हो, तो सीपी तुमको ऐसे रिजल्ट्स दे सकता है जो मतलब कोई और डोमेन शायद ही दे पाए। एक बहुत ऊंची ऊंची प्रोफाइल्स ऐसी जो होती हैं, जैसे क्वांट डेवलपर की प्रोफाइल्स होती हैं, या जो तुम्हारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे क्वांट रिसर्च की प्रोफाइल होती हैं, इनसे ऊपर पैकेज शायद ही कोई कंपनी, अमेजोन, गूगल, फेसबुक, ये सब पे इतना पैसा नहीं देती जितने क्वांट डेवलपर्स की प्रोफाइल देती हैं। लिटरली अमेजिंग पैकेजेस। तो अगर तुम इसको करते हो, और उसके लिए तुमको सीपी आनी ही चाहिए, कोई और तरीका नहीं है वहां पे घुसने का, सीपी एक वे है वहां पे जाने का, तो तुमको ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है। तो उस फ्रस्ट्रेशन को झेलो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमें ज्यादा रेटिंग पॉइंट से भी एडिक्टेड नहीं होना चाहिए। ये लोग चीजें करते हैं, हम भी ऐसी चीजें करते हैं कि यार एक बार ये एक्स रेटिंग बन गई, अब मुझे तो पता है यार एक्स से मैं गिर जाऊंगा क्योंकि एक्स मेरी मैक्स हो गई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लिटरली कॉन्टेस्ट देते रहो, तुम्हारी रेटिंग गिरेगी बढ़ेगी, अगर तुम उस रेटिंग के कैपेबल हो तो तुम गिर के भी वापस वहां तक तो आ ही जाओगे। अगर तुम ईमानदारी से वहां तक पहुंचे हो, तो ईमानदारी से अगर तुम कॉन्टेस्ट देते हो, सब कुछ खुद मेहनत से पहुंचे हो, तो वहां तक तुम दोबारा पहुंच ही जाओगे किसी भी तरीके से। और यही है सारे यार बेसिक पॉइंट्स। बाकी तो तुम ये जो हमने सारा एक्सप्लेन करा है, ये बहुत लंबी जर्नी है, 1 1.5 साल की जर्नी है। अब तुम्हारे कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो वो पूछ लो तुम। फर्स्ट ऑफ ऑल यार थैंक यू, 9:30 बज गए, बहुत लेट हो गया है, एंड अभी तक हाँ सेशन काफी लेट हो गया है, बट ये था ही मतलब बहुत ज्यादा इसमें डिटेल्स होती हैं, तो तुम्हें पता होनी चाहिए। इतना कोई डिटेल में तुमको स्टार्टिंग में बताता भी नहीं है, क्योंकि मतलब जितना भी इसमें फायदा हो सकता था और जो भी लॉस हो सकता था उन्होंने पहले ही रख दिया है, ताकि तुम वाइजली एक डिसीजन ले सको, ठीक है। बंदों को यही नहीं पता होता कि सीपी और डीएसए में फर्क ही क्या है। लोग सोचते हैं कि यार क्यों ही करनी है सीपी, जब डीएसए इंटरव्यू में पूछेंगे तो वो डीएसए के 50 60 क्वेश्चन रट के चले जाते हैं ना। पर लिटरली मैं तुमको बता रहा हूँ, आज की डेट में ऐसा लगता है कि यार डीएसए 700 सवाल, 800 सवाल, तुम अभी फ्रेशमैन ईयर में हो या सोफोमोर ईयर में हो, तुम लिटरली जाओ थर्ड फोर्थ ईयर के बच्चों के रिज्यूमे देखो। तुम्हें अपने तुम्हारे साथ के बच्चों की बात करते हैं, लाइक मान लो कोई फर्स्ट ईयर में कोडिंग स्टार्ट नहीं कर रहा है या सेकंड में भी नहीं कर रहा है, पर तुम जब थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में पहुंचोगे ना, तो तुम्हारा जो पीयर ग्रुप होगा ना, मान लो मतलब पीयर ग्रुप नहीं बैच, मान लो 400 बच्चों का बैच है, तो 400 में से 300 बच्चों ने एटलीस्ट 600 प्रॉब्लम्स लीड कोड पे करी होंगी, गारंटेड मैं लिख के दे सकता हूँ। कि तुम्हारे साथ के बच्चे जो होंगे, या स्ट्राइवर की शीट हो गई या किसी की शीट हो गई, उन्होंने ये करी ही करी होगी। तुम उनसे स्टैंड आउट कैसे होगे? एक ओए या ऑनलाइन इंटरव्यू में अगर डीएसए की प्रॉब्लम आती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हाँ भाई पहले से सुनी हुई है ये प्रॉब्लम, तो वो सब कर लेंगे, उसका तो सॉल्यूशन सबको पता होगा, तो तुम उसमें फिर तुम्हारी रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में दिक्कत हो जाएगी। एक टफर प्रॉब्लम आती है और तुम खाली सिर्फ सिंपल नंबर और कुछ पैटर्न से उसी पे चलते हो, तो तब तुम अटक जाओगे उसके अंदर कि यार मेरे को तो ये कुछ पैटर्न पता है, इस तरह का पैटर्न मैंने पहले देखा ही नहीं, तो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ। तो सीपी डेफिनेटली एज देती है। जहाँ हजारों, 10,000, लाखों में बच्चे होते हैं, वहां से तुमको 100 बच्चों तक पहुंचाने में, इंटरव्यू कॉल दिलाने में, कहीं पर भी रेफरल देने में सीपी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तुमको दूसरों से अलग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर तुम फाइनल ईयर में आओगे, फाइनल ईयर थर्ड ईयर में तुमको आओगे, तुमको पता चलेगा। हम भी अपने साथ वालों के अगर देखते हैं कि रिज्यूमे में क्या बनाया हुआ है,
क्या डाला है रिज्यूमे में उन्होंने, तो वही सेम प्रोजेक्ट्स होते हैं, वही सेम डीएसए के और लीड कोड की प्रोफाइल होती है कि हाँ भाई 100 क्वेश्चन किया है, 500 क्वेश्चन किया है, ये सब। बट अब तुम्हें अलग क्या करेगा, तुम्हें अलग यही चीज कर सकते हैं कि भाई तुमने क्या उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाला हुआ है। तो अब तुम क्वेश्चंस पूछ सकते हो यार, ठीक है। अब एक एक करके माइक ऑन कर देंगे तुम्हारे, अब पूछ लो जो तुमको पूछना है। ऑल्सो गाइस की यहाँ पे क्यूआर कोड दिख रहे होंगे, फॉलो फॉर मोर, जिसमें तुमको फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में पता चलता रहेगा। एक डाउट्स का ग्रुप सेक्शन बना दिया है व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे तुम अपने डाउट्स डाल सकते हो। यहाँ पे हम ग्लैडली एडमिन्स या हम लोग ही तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। यहाँ पे मेरे को 1-2 हैंड रेस दिख रहे हैं, सो जल्दी जल्दी से कर देते हैं। क्षितिज बंजार को अनम्यूट कर दें। क्षितिज बता दो अपने क्या डाउट्स हैं, वो भी सॉल्व कर देते हैं। ओके, क्षितिज का डाउट नहीं है। अभिषेक का कुछ डाउट है तो बताओ, फिर हम जल्दी से रैप अप करते हैं। Guys, if you have any question, you can ask. या अगर डाउट होगा भी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हो। Hello, वहाँ पे am I audible? यस यू ऑडिबल। First of all, thank you for organizing this amazing session, but I have a little bit doubt कि DSA और CP दोनों प्रेफर किया जाता है जर्नी में, अपनी डेवलपर जर्नी में परफॉर्म करने के लिए, लेकिन CP और DSA में क्या अलग है? हमें ऑफलाइन में क्या प्रेफर करना चाहिए? DSA ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, CP एक चैरी केक ही है? यार सीपी से तेरे को एज जरूर मिलेगा। और सपोज का तेरे पास 2 रिज्यूमे हैं, एक रिज्यूमे में सेम डीएसए कर रखा है, प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, दूसरे ने भी डीएसए कर रखा है, प्रोजेक्ट बना रखे हैं, और उसने सीपी का एडिशनल प्रोफाइल और डाल रखी है कि हाँ मैं। इसमें मैं तुमको एक पॉइंट बताता हूँ। जैसे मान लो कि लेट सपोज ना मैं किसी कंपनी में हूँ, ठीक है, मान लो वो कंपनी है एक्स, ठीक है। अब तुम मेरे पास आए कि भैया मैं एक्स कंपनी आपकी जो है उसके अंदर रेफरल दे दो, तो मैं तुम्हारी प्रोफाइल देखूंगा। अब मेरे पास ना हजारों ऐसे, अगर मान लो मैं किसी अच्छी कंपनी में हूँ तो मेरे पास हजारों ऐसे रिज्यूमे आते होंगे जिसमें लिखा होता है कि यार ये XYZ फेमस प्रोजेक्ट्स हैं वो उसने बनाए हुए हैं, और ये एक दो फेमस प्लेटफॉर्म है उस पर उसने 500-600 क्वेश्चन करे हुए हैं। और लिटरली तुमको लग रहा हो कि यार 500 600 700 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात होती है, बट ऐसा नहीं होता है। फाइनल ईयर के आते आते तुमको बहुत बंदे ऐसे मिल जाएंगे जिनकी प्रोफाइल्स में ऐसे होते हैं। हमारे साथ के जो बच्चे हैं थर्ड ईयर में, तो हर पांचवे में से या हर चौथे में से जो एक बच्चा उठाओगे ना, उसने कम से कम 600-700 क्वेश्चन करे हुए हैं लीड कोड पे, ठीक है। तो अब मैं कैसे, मेरे तो डीएम भरे पड़े होंगे इससे कि यार मैं कैसे तुमको डिफरेंशिएट करूं। अब मैं बंदों को रेफरल भी देता हूँ, बंदे पैटर्न्स करके जाते हैं और वहां पर फेल हो जाते होंगे इंटरव्यू में, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि यार ये बंदा बढ़िया ही है। 600 क्वेश्चन करना, 700 क्वेश्चन करना, 1000 क्वेश्चन करना एक पैरामीटर थोड़ी ना है। मेरे को ऐसा पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या, ये टाइम बेस्ड मैनर में या कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही रिवॉर्ड मिलता है, रेटिंग मिलती है, क्या ये वहाँ पे परफॉर्म करता है। तो वहाँ पे तुम अपनी सीपी रेटिंग मेरे को दिखाओ कि यार मैं तो एक स्पेशलिस्ट हूँ या एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ यार ये बंदा मेहनत करके पहुंचा होगा, ये तो इंटरव्यू क्रैक कर लेगा। और मुझे रेफरल्स के बदले बोनस मिलता है, बोनस रिवॉर्ड मिलता है कि हाँ भाई मैं अच्छा बंदा लेके आया, तो मैं तेरे को प्रेफर कर दूंगा कि हाँ यार अभिषेक बंदा है, इसको आता होगा, इसने इसकी रेटिंग अच्छी है, तो मतलब ये तो ऑनलाइन असेसमेंट भी निकाल लेगा, इंटरव्यू भी निकाल लेगा। तो उस जगह पे तुमको एज मिल जाता है, ठीक है। और कुछ कंपनीज जो होती हैं वो सिर्फ सीपी बेस्ड ही होती हैं, लाइक बहुत, अगर तुम्हारी अच्छी प्रोफाइल हो जाती है फर्स्ट ईयर से तुम स्टार्ट करोगे तो यार आराम से तुम्हारी ऐसी प्रोफाइल हो सकती है फर्स्ट सेकंड ईयर से अगर तुम स्टार्ट करते हो तो लाइक कंपनी लाइक टावर रिसर्च, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की बेस पे जो है, बेसिक जो सैलरी है, कोऑर्डिनेशन का टोटल सीटीसी 36 होता है और बेस पे ही कोऑर्डिनेशन का होता है 32। तो 32 सीटीसी का मतलब समझ रहे हो तुम कि मतलब इन हैंड जो सैलरी है 32 है उसकी, 32 LPA। इस लेवल की कोई कंपनी ऑफर ही नहीं करती सैलरी, कोई कंपनी नहीं करती इस लेवल की ऑफर। और ये तो कुछ भी नहीं, अगर तुम बहुत ज्यादा अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बन जाते हो, लाइक कैंडिडेट मास्टर या मास्टर लेवल तक पहुंच जाते हो, तो तुम्हें क्वांट डेवलपर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं इन सब की प्रोफाइल्स में तुमको मिलती है, और ये लिटरली 1 CR तक पैकेज ऑफर करते हैं इन हैंड, वो भी इंडिया के अंदर। तो मतलब हम माना कि इसकी अपॉर्चुनिटी कम है, बट अगर तुम इसमें एक्सेल कर लेते हो ना, तो अपॉर्चुनिटी का बूम, मतलब अपॉर्चुनिटी से तुम ऐसी जगहों पे पहुंच सकते हो जो हो सकता है कि तुम नॉर्मल वे से 10-12 साल में भी अपने करियर में ग्रोथ करके ना पहुंच पाओ। ये इससे डेफिनेटली होता है और लगती भी है लोगों की। बट ये है कि ये पाथ, मतलब जो होता है ना,
कहते हैं ना कि जो हार्डर पाथ होता है वो लेस चूजन होता है, ये हार्डर पाथ है, यहाँ पे तुमको फुल रगड़ दिया जाएगा। और इसकी सबसे बुरी बात इस बात की क्या है कि मान लो कि अब तुम डेवलपर बने, ठीक है, या तुम सोच लो कि मैं वेब डेवलपमेंट करूंगा, अब तुमने यार 4-5 महीने दिए और एक अच्छी सी ई कॉमर्स वेबसाइट बना दी है ना, अब बना दी ना तो वेबसाइट कहीं नहीं जा रही, वो है वहीं पर। ऐसा नहीं होगा कि भाई 5 महीने बाद तुम आए वेबसाइट खोलने और वेबसाइट नीचे चली गई, या वेबसाइट डाउन हो गई, या वेबसाइट की CSS उड़ गई, ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम DSA प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तुमने 500 प्रॉब्लम अब सॉल्व कर ली ना आज, तो 500 प्रॉब्लम है, अब तुम और सॉल्व करोगे ना तो 500 का 600, 600 का 700 ही बनेगा। पर यहाँ उल्टा भी हो जाता है, तुम बन गए स्पेशलिस्ट अच्छी खासी मेहनत करके, अब तुमने सोचा कि यार थोड़ी देर ब्रेक ले लेता हूँ, या फिर तुमने सेम मतलब दोबारा तुम कॉन्टेस्ट देने गए, तो तुम दोबारा प्यूपिल भी बन सकते हो, प्यूपिल से न्यूबी भी बन सकते हो, मतलब जो तुमने इंक्रीमेंट किया था उसका डिक्रीमेंट भी हो सकता है। इसीलिए ये पाथ जो होता है फ्रस्ट्रेटिंग और टेंशन से ज्यादा भरा हुआ होता है, बट जो रिवॉर्ड होता है ना लिटरली वो बेस्ट और फ्रूटफुल है, ठीक है। और अगर तुमको किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है और तुम Tier 3 कॉलेज से हो, तो CP इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा, ये जो ट्रेंड चला हुआ है शीट्स का और इसका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे बच्चों की जैसे, और मैं जैसे तुमको बता रहा हूँ हमारी बैच में ऐसा है, तो आगे आने वाली बैचेस में और ज़्यादा ऐसा होता जाएगा कि हाँ यार बच्चे को आ रही है प्रॉब्लम्स, तो इंटरव्यूअर को भी समझ आ जाएगा कि भाई ये 50 प्रॉब्लम है DP की, ये हम बार बार ही पूछते हैं, ये तो सारे बंदे आंसर कर देते हैं, अब हम क्या करें। तो हो सकता है वो डिस्टिंक्ट प्रॉब्लम्स पूछें, न्यू प्रॉब्लम्स पूछें, कुछ कंपनीज ऐसा करती भी हैं, तो उसमें तुम अगर पैटर्न के बेसिस पे भरोसे चले गए तो वहाँ तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। आई गेस डाउट क्लियर हो गया होगा अभिषेक। मेरा एक और डाउट है बस कि जैसे लिंक्डइन है, तो लोग कहते हैं कि लिंक्डइन पे आपको रेफरल मिलते हैं, आपको अप्रोच करना चाहिए लिंक्डइन पे लोगों को, बट एज अ न्यूबी मेरे को समझ में नहीं आता कि लिंक्डइन को कैसे यूज़ करे, तो आप मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे कि लिंक्डइन को कैसे किस अप्रोच में और कैसे अपडेट किया जाए। सो लिंक्डइन का ये बता देता हूँ कि लिंक्डइन में अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है तो डिफरेंट अपने पे तो वो स्किल्स बनाओ, स्किल्स को पढ़ो, मतलब इम्प्रूव करो, कि जैसे DSA करो, CP कर रहे हो, उसमें कुछ अचीव कर रहे हो, किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसको शो करो। उसको बेसिकली तुम्हें अपने आप को दिखाना है कि हाँ मेरे को ये सब चीज़ें आती हैं, मैं इसको ये जब मैंने चीज़ें अचीव करी, जैसे तुमने किसी हैकाथॉन में पार्ट किया, उसमें तुम सेलेक्ट हुए, तुमने कुछ बनाया है, तो उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करो, बेसिकली अपनी इंटरेक्शन बढ़ाओ, ताकि लोग तुम्हें देखें एंड तुम भी लाइक लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। कनेक्शन रिक्वेस्ट किस को भेजनी है, जो टॉप की कंपनीज में बैठे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल हो गया, या अभी फेसबुक की कंपनीज में बैठे हुए हैं, उनके HR को उस पर जो काम कर रहे हैं उन्हें मैसेज भेजो। एंड हो सके तो एटलीस्ट 10-15 लोगों से बात कर, मतलब इन टच रहो कि हाँ कि मेरा नाम ये है, मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। अगर इन फ्यूचर में अगर कुछ ओपनिंग्स निकली है तो उनसे रेफरल से डायरेक्ट बात कर सकते हो। अगर DSA वाला सेशन देखा होगा तो उस पर भी लाइक बताया था कि लाइक उस पर एक टेम्पलेट होता है बेसिक सा, उस पर तुम अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो, रेज्यूमे देते हो एंड रेफरल का लिंक दे देते हो, तो उसके बेसिस पे तुम्हें अगर तुम्हारे कनेक्शन होंगे तो तुम्हें मिल जाएगा। बाकी रही इंटरेक्शन की, तो जो भी चीज़ कर रहे हो, जैसे कोर्ट पोस्ट में तुमने कुछ रैंक अचीव करी तो उसको पोस्ट करो, उससे क्या होगा लोग तुम नोटिस में आओगे लोगों की, और तुम्हें लाइक इन कोई सामने से अप्रोच कर दे डायरेक्टली कि हाँ कि ये ओपनिंग है, अगर तुम्हें ज्वाइन करना तो कर सकते हो, वरना अगर तुम किसी से पूछने जाओगे तो वो भी तुम्हें देख के लाइक रेफरल दे ही देगा कि हाँ इसको आता है, इससे शो भी कर रखा है। सो आई गेस क्लियर हो जाएगा इतना, है ना। तो ठीक ठीक है, तो मेरे ख्याल से और किसी के डाउट्स नहीं है अभी। सो आई वुड लाइक टू रैप अप दिस सेशन एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू जो अभी तक साढ़े 9:40 तक कराए। सो हैव अ गुड नाइट, बाय गाइस।